नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपकी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी CBT2 एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक। टोटल ये एग्जाम 133 सेट में 68 डे में कंप्लीट हुए हैं। तो इस श्रृंखला में अपन मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई और जीके के सवाल जो प्रत्येक सेट में 100 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें आपके 40 सवाल तो जीके के हैं, साथ ही साथ 30 सवाल रीजनिंग के और 30 सवाल मैथ के पूछे गए थे। तो यहाँ पर इस श्रृंखला में सारे सवाल हल सहित देखने वाले। मैथ के सवाल का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है, रीजनिंग के सवाल का देखिए जो आपके 2018 में एग्जाम हुआ था, मैथ के सवाल सेम पैटर्न से पूछे गए, क्योंकि 18 वाले मैंने लगभग 50 सेट आपको हल कराई थी मैथ और रीजनिंग वगैरह की। तो इसमें भी ये श्रृंखला कंटिन्यू कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। ये आपके पहले ही दिन जो एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर 2020 को प्रथम पारी में, तो इस सेट में पूछे गए सारे 100 सवाल अपन हल सहित देखने वाले। बने रहेगा वीडियो के एंड तक, ये सारे सवाल का सॉल्यूशन देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल हो गया या फिर टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा अभी मायने रखता है, इन सभी के लिए प्रैक्टिस के तौर पर आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकेंड है सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। चाहे आप SSC की तैयारी करें हो, साथ साथ बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की करें हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिलने वाले हैं। एग्जाम में जो आपको पैटर्न या फिर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और TTG के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो लिंक चेक कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अपन देख लेते हैं जो आपके NTPC एग्जाम के पहले ही दिन एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर के प्रथम सेट में। तो इस सेट में पूछे गए सारे 100 सवाल है, जिसमें रीजनिंग, मैथ और जीके के सवाल इंक्लूड रहेंगे सॉल्यूशन सहित। तो देखिएगा जो पहला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ये आपका दूसरा टर्म है, ये पहला टर्म है। तो दूसरे का पहले के साथ जो संबंध है वही संबंध आपका रहेगा जो आपको ज्ञात करना उसका तीसरे पद के साथ में। ठीक है, इसमें कोई कूट वगैरह नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर स्पेलिंग का खेल है। लॉयर है, लॉयर का मतलब कह सकते हो वकील। वकील कहाँ पर काम करते हैं तो आप कहेंगे कोर्ट में। लॉयर है वो कोर्ट में ड्यूटी करते हैं। इसी प्रकार जो ब्यूटिशियन है वो ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं। तो पार्लर ये करेक्ट हो जाएगा, ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर है। इजी सवाल था, कूट का प्रयोग मत करना आप, ऐसे नहीं आप सोचने लग जाओ कि L का स्थान 12 है, एक A है तो 12 C1 है। ये तो आपको कूट यही नहीं है, डायरेक्टली शब्द स्पेलिंग का ही खेल है, मीनिंग का मतलब आपको निकालना था इसमें। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमश 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। देखिए ये जो टोटल 133 शिफ्ट है, इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्दी 5 से 7 दिन में मिलने वाली है। तो टोटल शिफ्ट आपको फ्री में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो वह सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है जिससे 155, यानी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना करके, वैसे ऑप्शन से करेंगे तो ईजी हो जाएगा, जल्दी हो गया, लेकिन मैं आपको इसका हल भी बताने वाला हूँ। तो ऐसी संख्या रहेगी जो मैं X मान लेता हूँ, अभी X मानना नहीं लेकिन एक तरीके से आपको समझा रहा हूँ सवाल क्या कह रहा है। तो एक ऐसी सबसे बड़ी, वो भी सबसे बड़ी संख्या लेनी है जिसमें यदि आप 155 में भाग देंगे उस संख्या का, या फिर 260 में देंगे, 315 में देंगे। सबसे पहले 155 में देंगे तो आपको शेषफल रिमाइंडर है वो 5 रहेगा, 260 में देंगे तो रिमाइंडर 10 है, और 315 में देंगे तो शेषफल आपको 15 मिलने वाला है। तो ये संख्या क्या होगी, यदि आप ऑप्शन से करते हो तो सबसे पहले बड़ी संख्या से ही ट्राई कीजिएगा। यानी आप 75 से भाग देते हो 155 में तो भाग तो चला जाएगा, 2 बार जाएगा तो आपका शेषफल 5 रह जाएगा। लेकिन आप 260 में देंगे 75 का, तो 75 का यदि 3 बार देंगे तो 225 आ जाएगा। उस केस में आपके पास रिमाइंडर है वो ज़्यादा रह रहा है। सेकंड केस में आपको 10 चाहिए तो 75 तो हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तो 75 के बाद बड़ी संख्या 50 आ रही है, आप 50 से ट्राई करेंगे तो आपका एग्जैक्ट भाग चला जाएगा। 50 का आप यदि 155 में देंगे तो 5 रह जाएगा, 260 में देंगे 10 और 315 में देंगे तो 15 रह जाएगा। ये तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। बाकी इसका लॉजिक क्या है, किस प्रकार का हल रहता है, एग्जैक्ट आप सॉल्यूशन निकालते हो। देखिए एक ऐसी संख्या आपको लेनी है जो यदि आप भाग देते हो 155 में, ठीक है, 155 में, 260 में और 315 में, मैं क्या करता हूं, मेरे को एक ऐसी संख्या मिल जाए जो कि शेषफल बचे ही नहीं, जीरो आ जाए, तो आप कहेंगे उस केस में तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा,
इन सभी का HCF लेना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर यानी एक ऐसा आपको यहाँ पर मिल जाए संख्या जो कि 155 में या फिर 260 शेषफल 0 रहे, उस केस में आप क्या करेंगे, वैसे इस संख्या के भाग देते हो शेषफल आपको 5 मिल रहे, 0 के लिए आपको क्या करना, 5 माइनस करना है। तो उस केस में आपके पास संख्याएं कौन सी निकलने वाली हैं, तो 5 माइनस कीजिए 155 में, आप कहेंगे 150 आ जाएगी। सेकेंड में आपको 10 शेष रह रहा है, यदि आपको 0 शेष रखना है तो आप क्या कहेंगे, 10 माइनस करेंगे, इसमें 250 आ जाएगी एग्जैक्ट। और इसमें 15 शेष रह रहा है, 0 रखने के लिए आप क्या करेंगे, 15 माइनस करेंगे तो 300। ये आपके पास 3 संख्याएं आ गई हैं। अब देखिए इन तीनों का मैं यदि HCF निकालता हूं तो मेरे को मिलता है, देखिए जिनको HCF भी नहीं आता तो सबसे पहले आप लॉजिकली इसको निकाल सकते हो, नहीं कॉमन संख्या का भाग दीजिएगा जिसमें 150 में भी जा रहा है, 250 में भी, 300 में भी जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप 25 से ही ट्राई कीजिएगा, बड़ी संख्या से ट्राई करेंगे। तो 150 में यदि आप 25 का भाग देते हो 150 बटा यदि आप 25 का करेंगे तो ये आपके 6 बार चला जाएगा, ठीक है। और 25 का 250 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो ये 10 बार चला जाएगा, ईजी है। और फिर 25 का 300 में देंगे तो आप कहेंगे ये तो 12 बार चला जाएगा। और अभी आप सिंपली 2 का भाग दे सकते हो 3 बार, 5 बार और ये आपके 6 बार, सभी में भाग गया, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ही आपका HCF हो जाएगा। जरूरी क्या है, इन तीनों में ही भाग जाना चाहिए, ऐसे नहीं 2 में जा रहा 1 में नहीं जा रहा, उस केस में फेल हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का ही आपको कॉमन फैक्टर निकालना जो हाईएस्ट है। तो ये निकल के आ गया है, अब भाग नहीं जा रहा है तो 25 गुणा 2 यानी 50 है, तो ऐसा आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया 50। अब 50 का यदि आप भाग देंगे 150 में पूरा चला जाएगा, 250 में पूरा, 300 में भी पूरा चला जाएगा। तो उस केस में आपको क्या चाहिए, यहाँ पर शेषफल तो 5 10 कब होगा, जब इसमें आपने 5 ऐड किया, इसमें आपने 10 ऐड किया, जो वास्तविक संख्या तो यही है ना। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर 50 वो संख्या है जिसमें यदि आप जिसको 150 में, 250 में, 300 में भाग देते हैं तो शेषफल रिमाइंडर 0 बचता है, क्योंकि इन सभी का कॉमन फैक्टर है। और आपको चाहिए ये शेषफल है, तो इसमें आपने 5 ऐड घटाया तभी तो ये निकल के आई ना, 0 शेषफल है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आप कहेंगे इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको समझाने के लिए बड़ा हो रहा है, एग्जाम में आप डायरेक्टली HCF निकालना है 5 10 15 कम करके और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल लिखिएगा, एक ट्रेन है वो स्टेशन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती हैं। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर, तो ये मैं मान लेता हूँ स्टेशन ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टेशन ये बी है। अब देखिए इनके मध्य की दूरी है, ये बाद में बताऊंगा, पहले क्या कह रहा सवाल, ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो एक ट्रेन यहाँ से निकल पड़ी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, आधे घंटे के बाद, तो आप कहेंगे आधे घंटे में ये ट्रेन है ना, ट्रेन कितनी चली है, तो स्पीड इसकी 50 किलोमीटर है और ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल सकती है, इसकी स्पीड का मतलब ही यही है। तो आधे घंटे में आप कहेंगे तो 25 किलोमीटर कुछ चली होगी, यहाँ तक आई होगी 25 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि एक आधे घंटे के बाद अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर प्रस्थान करती है, लेकिन जो सेकेंड ट्रेन है इसकी स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ये निकलती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। तो ये मैं बता देता हूँ, दोनों के मध्य की डिस्टेंस है 725 किलोमीटर हो गई। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान के स्टेशन ए से दूरी क्या होगी। अब देखिए ये ट्रेन यहाँ से निकल रही है, क्योंकि 25 किलोमीटर तो पहले ही चल चुकी है, जब ये स्टार्ट हुई है उस समय ये ट्रेन यहाँ थी 25 किलोमीटर आगे, और अब ये ट्रेन आ रही है 150 की स्पीड से, ये जा रही है 50 की स्पीड से। अब दोनों ट्रेन क्या है, एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही है। उस केस में क्या होता है आपको पता है, जो स्पीड रहती है वो दोनों की ऐड होती है, ठीक है। दोनों ये एक समान, क्योंकि जल्दी पहुंच रही है, ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, इसका मतलब स्पीड आप ऐड करेंगे। जो पहले ए वाली ट्रेन की स्पीड है 50 और इस वाले की है 150, तो आप कहेंगे स्पीड अब दोनों की जो शिफ्ट कह सकते हो वो हो गई है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ट्रेनें कहाँ पर मिलेगी, तो सबसे पहले देख लीजिएगा अब इनके मध्य दूरी कितनी है। आपने कहा 725 तो टोटल थी, 25 ये हो गई, अब इनके मध्य दूरी है ये 700 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर दूरी है, ट्रेन चल रही है 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। देख लीजिए कोई मीटर सेकंड का नहीं है, सभी में किलोमीटर घंटा किलोमीटर है, तो यहाँ पर चेंज तो आपको यूनिट करनी नहीं है। अब आपको क्या निकालना, सबसे पहले तो समय कितना लगने वाला है एक दूसरे के मिलने में। समय क्या होता है, टोटल दूरी है 700 और स्पीड है, समय क्या होता है, दूरी बटा 4 ही होता है, स्पीड है 200। तो आप कहेंगे ये 0 चला गया, 7/2 करेंगे तो यहाँ पर जो समय निकल कर आ गया आपके 3.5 घंटे का समय। अब 3.5 घंटे में ये ट्रेनें आपस में मिल जाएगी। इसका मतलब है जो 700 किलोमीटर दूरी है इन्होंने तय कर दी है, दोनों ने मिलकर इस साइड और इस साइड है, और आपस में जो मिलेगी वो 3.5 घंटा यानी 3.5 घंटे में मिलने वाली है। अब आपको पूछा क्या है, तो आपको पूछा है जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की ए से दूरी।
ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब आपको क्या चाहिए, जो ट्रेन ये कितनी चली है, जो शुरुआत इस साइड वाली है ना, कितनी चली है 25, तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, आगे वो 3.5 घंटों में आप कहेंगे दोनों मिली है, तो 3.5 घंटे तक तो यहाँ पर वो कहीं चली होगी। तो 3.5 घंटों में वो कितनी चली है, जब उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर जा सकती है, तो 3.5 घंटों में कितनी जाएगी, 150 प्लस यहाँ पर 25 करेंगे, तो 150 का मतलब क्या, 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी 3 घंटों में कितनी हो गई, 150, और फिर आधा घंटा है, आधा घंटे में 25 है, तो 175 तो ये यहाँ तक चली है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और 25 पहले चली थी, एक ही जब मिली है, इनकी दूरी तो ज्ञात करनी, 175 ये 25 ही, तो आप कहेंगे 200 किलोमीटर इनके मध्य की डिस्टेंस हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट आपके जो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है, सभी रूट है ऊपर नीचे, ये डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख नहीं रहे हो, रूट 54 है, उसके बाद रूट 125, उसके बाद √24 मल्टीप्लाई आपके हो रहा है √45। अब देखिएगा सभी में रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली मैं रूट एक ऐसे ही लिख देता हूँ, आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका वर्गमूल है वो सभी के ऊपर है, ऊपर नीचे चारों तरफ, इधर है आपके 24, फिर आपके 45। अब इजी आप इसको कट कर सकते हो, मैं क्या करता हूँ, भाग देता हूँ, 9 का भाग जा रहा है ना, 9 का भाग 45 में 5 बार, इधर 9 का भाग 54 में ये 6 बार चला जाएगा। अब देखिए 6 का भाग 24 में कितना बार चला जाएगा, 4 बार है, 5 का भाग 125 में 25 बार है, तो 25/4 हो गया। अब रूट में आपको पास वैल्यू आई है 25/4 है, 25/4, 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 5/2 है, 2.5 हाफ, ये 2.5 हो जाएगा। ईजी सवाल था। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, ठीक है। ये आपका एक रीजनिंग का सवाल पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर का पहले के साथ में, यानी आपकी ये रिलेशन वाला एक इजी सा सवाल पूछा गया है। अब देखिए ये किस प्रकार रिलेट कर रहा है, आर के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, ठीक है, फिर आपके ए के बाद आ रहा है सी। अब देखिए कम हो रहा है, आर कितना होता है 18 होता है, एस कितने पर होता है, एस होता है 17 पर, 17 नहीं, यहाँ पर 19 ही होगा, है ना, तो 19 पर एस हो जाएगा। और देखिए एक बढ़ रहा, आर एस हो गया, ठीक है, ए के बाद यहाँ पर 2 बढ़ा, बी हटा के सी किया है, कोई दिक्कत नहीं। और अब देखिए आपको क्या करना है, वी के बाद क्या करता है, यू आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर वी यू डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू होता है ना, तो यू वी आया है, वी के बाद आपका डब्ल्यू, क्योंकि आर के बाद एस आया, इसका मतलब वी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। और इधर किस प्रकार आया है, ए के बाद सी आया, यानी बी को छोड़कर तीसरा आया है, तो यहाँ पर भी एक्स के बाद आना तो वाई चाहिए, लेकिन वाई को छोड़ना है, तो आप कहेंगे जेड आ जाएगा। अब डब्ल्यू जेड किस में आ रहा है, डब्ल्यू तो सभी में आ रहा है, जेड सेकंड में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। आगे आपको देखना ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली आपको टिक करना है ऑप्शन जो भी डब्ल्यू जेड से स्टार्ट हो रहा है। अगला सवाल देखिएगा, एक आपके यहाँ पर जीके का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है, बुलंद दरवाजा है, पता होना चाहिए, बहुत बार बताया मैंने आपको, फतेहपुर सीकरी जो आगरा में उत्तर प्रदेश में है, न कि दिल्ली में है, बाकी सभी यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल ईजी सा बेसिक सा सवाल आप कह सकते हो, जैसे कि इसमें आप देखेंगे एच है, एच इसमें भी है, यानी इनमें से जो ये यूज़ करते हुए देखना है कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है। देखिए इसमें एच आ गया, फिर ए भी इसमें शामिल है, टी भी है, ई भी है, तो ये तो बन रहा है। अब देखिए इसमें जी आ गया, इसमें आर आ गया, यू है, इसमें यू आ गया, उसके बाद एन देखिएगा, एन नहीं है, इसका मतलब ये वर्ड इससे बन ही नहीं रहा, क्योंकि एन है ही नहीं, टी तो है लेकिन एन नहीं, बाकी आर ए टी आपको आर है, ए है, टी है, ई है, सब है, जी है, टी भी है, जी है, ए है, टी है, ई है, लेकिन ये एक ईजी सा स्पेलिंग का सवाल पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्मारंग पांडुरंग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। वैसे जितने भी आपके एनटीपीसी में जीके के सवाल पूछे गए हैं, जल्दी आपको मैं टाइम दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी शिफ्ट है, वीडियो काफ़ी बड़ा आने वाला है आपको, तो उसमें जीके के सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित शामिल होंगे, यानी आप कह सकते हो 133 शिफ्ट में पूछे गए सारे 133 39 जीके के सवाल जल्दी आपको मिलने वाला, बड़ा धमाका होगा, एक बहुत बड़ा वीडियो आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन सहित आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। देखिए ये जो आपको सवाल पूछा गया है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में, सेकंड युद्ध 1556 में हुआ था, तो आंसर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर 11, स्वराज मेरा
जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। नेक्स्ट में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, इसमें आपकी पिनाका हो जाएगा जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? रेखा हमें हिट करके पोए चेचक छोड़ गई। चेचक आपका कैसा रोग हो जाएगा? वायरस जनित रोग हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये मैथ का सवाल आ गया, थोड़ा बिल्कुल इजी सवाल आप कहेंगे इसको भी। एक धनराशि है, यानी आपका जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसका 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज है, वो 500 रुपये है। सबसे पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट है वो दे रखा है और धनराशि पता नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या पूछे आपको? तो समान राशि के लिए, समान समय के लिए, समान दर पर कितना ये चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको पहले तो धनराशि चाहिए, यानी प्रिंसिपल मूलधन कितना वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको शुरुआत में ये एक लाइन दे रखी है, इसका मतलब है आपको यहाँ से निकालना है मूलधन। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 होता है, ये आपका आ जाएगा एसआई साधारण ब्याज, ठीक है। अब मूलधन तो आपको पता नहीं प्रिंसिपल क्या है, लेकिन रेट आपको पता है 10% है, टाइम आपको पता है 2 वर्ष है, बट्टा 100 करेंगे तो यहाँ पर आपका एसआई कितना, एसआई दे रखा है ना, मूलधन निकालना है, तो एसआई आपको सिंपल इंटरेस्ट 500 दे रखा है, यहाँ पर मैं 500 कर दूंगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपके 0 से 0 गया तो P कितना आ गया? ये आपके 5000 बट्टा 2 यानी 2500 रुपये। ये P क्या है? P आप कहेंगे धनराशि है, 2500 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है वो 500 रुपये होता है। तो प्रिंसिपल आपको 2500 रुपये दे दिया है। अब नेक्स्ट क्या ज्ञात करना है? इन 2500 रुपये का समान समय में चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से, तो 2500 रुपये है, 10% आपको पहले वर्ष में ब्याज देना है, तो आप कहेंगे ब्याज कितना हो जाएगा? 2500 का 10% निकालेंगे तो 250 रुपये ब्याज हो गया। सेकेंड वर्ष में भी आपका ब्याज जाने वाला है, 10% है, तो ब्याज आप कहेंगे सेकेंड वर्ष में 250 और हो गया। लेकिन यहाँ पर ब्याज कौन सा जा रहा है? चक्रवृद्धि, यानी प्रथम वर्ष में जो आपको ब्याज मिला है उसी पर 10% और ब्याज मिलने वाला है। तो प्रथम वर्ष में ब्याज तो आपको 250 रुपये मिला था, तो उस पर 10% और लगा दीजिएगा, 250 का 10% आपका होता है 25 रुपये। तो टोटल ब्याज है पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, और पहले वर्ष के ब्याज पर दूसरे वर्ष जो ब्याज लगा वो 25 रुपये। टोटल आपको ब्याज कितना मिल रहा है? यहाँ पर 250 मिल रहा है, यहाँ पर 250 और यहाँ पर 25 रुपये। तो आप कहेंगे 250 और 250 500 और 25 यानी 525 रुपये का आपको ब्याज मिल रहा है। ये ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज। इजी सवाल था। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल दिखेगा, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? 2013 में की थी, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का रेशियो आपको 3 और 6 दे रखा है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होने वाला है? ये भी इजी सवाल है। यदि आपको समचतुर्भुज की विशेषताएं पता हो तो समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं और चारों भुजाएं समान हो गई। आमने सामने के कोण याद रखिएगा, समचतुर्भुज में रोम्बस में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। और विकीर्ण क्या करते हैं? यदि विकीर्ण भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। विकीर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हैं और आपस में 2 भाग समान भागों में विभाजित करने वाले हैं, यानी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और विकीर्ण समकोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। और एरिया 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल होता है। लेकिन इन सभी का आपको मतलब नहीं, आपको सिर्फ एक विशेषता चाहिए कि जो समचतुर्भुज हैं इनके आमने सामने कोण मैंने क्या बताया? इक्वल होते हैं। आपको एडजेंट जो आसन कोण, ये पास वाले 2 कोण दे रखे हैं, इनका रेशियो 3/6 है, तो इनका योग होता है 180 डिग्री पास वाले कोणों का। तो आपको क्या दे रखा है? 3 और 6। देखिए ये रेशियो में तो मैं मान लेता हूँ एक 3x है, एक 6x कोण है। अब इन दोनों का योग करेंगे तो आप कहेंगे तो 9x हो गया, लेकिन इन दोनों का योग होता कितना है आसन कोणों का? 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। अब x 20 डिग्री है, आपको ज्ञात क्या करना है? सबसे छोटे कोण की माप। यहाँ पर एक 3x है, एक 6x है। छोटा आपको कौन सा दिख रहा है? 3x छोटा दिख रहा है। x की वैल्यू जब 20 है, 3 गुणा 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 6 गुणा 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 180 दोनों का योग, और जो सबसे छोटा है वो 60 डिग्री हो जाएगा। और बाकी यदि आप, मैंने कहा कि आमने सामने के कोण क्या होता है? बराबर होता है। तब जब ये 3x है तो सामने वाला भी 3x है, तो 6x तो ये हो गई, और ये 6x है तो सामने वाला की 6x 12x है, और 4 कोणों का योग होता है 380 होता है। तो सेम वही आने वाला है, 12 और 6 18x बराबर 380। 380 कब होने लग गया? 360 होता है ना। तो 18x बराबर 360 है, x बराबर 20 डिग्री, यहाँ से भी आ जाएगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो, और ये एक इजी सवाल हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट सवाल,
सेरिकल्चर शब्द है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती हो जाएगी, इजी सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? मालदीव हो जाएगा। अगला सवाल, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है, तो असंगत है कौन सा वो आपको निकालना है। इजी सवाल, आप लॉजिक से निकाल सकते हो। देखिए 96 में 12 का भाग है वो पूरी बार जा रहा है, कितनी बार? आप कहेंगे 8 बार जा रहा है। 120 में भी आपका भाग जा रहा है, किसका? 15 का जा रहा है। 120 में बिल्कुल जा रहा है, ये 8 बार इसमें भी जा रहा है। और 104 में जब आप 13 का भाग देंगे उस केस में भी 8 आने वाला, लेकिन 118 में 16 का भाग जा ही नहीं रहा, 8 आ ही नहीं रहा, कितना आ रहा? 7 पॉइंट समथिंग आपके जा रहा होगा। तो ये भाग पूरा 8 बार नहीं जा रहा है, आप कह सकते हो। तो ये आप अलग हो जाएगा। भिन्न विषम ओडी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का जो परिमाप दे रखा है वो आपको 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इजी सवाल है। देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई का योगफल होता है, सभी भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। आयत की 4 भुजाओं का योग उसका परिमाप हो जाएगा, जिसमें लंबाई आपस में इक्वल है, चौड़ाई इक्वल होती है, आमने सामने की भुजाएं। तो देखिएगा यहाँ पर देख क्या रखा है, इसकी लंबाई है ना, देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई b है, लंबाई l है, तो लंबाई है ना वो चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई बराबर 2 गुणा चौड़ाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, l प्लस b होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणा, ये l का मतलब लंबाई है, b का मतलब चौड़ाई है। जब आपको दे रखा सवाल में कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी, यानी लंबाई है वो 2 गुणा चौड़ाई करने पर मिल रही है, यानी लंबाई के स्थान पर आपको 2b रखना है, तो 2b और b तो ये है ही है, प्लस b बराबर आपका जो परिमाप दे रखा है 48 सेंटीमीटर है। अब ये कितना हो गया? 2 गुणा 3b बराबर 48 है। अब 3b बराबर कितना हो गया? 24 हो गया, और b बराबर कितना हो गया? 24/3, यानी आप कहेंगे b बराबर हो गया 24 पे 3 का भाग दीजिएगा, 8 आ जाएगा। अब जब b 8 आ गया, b का मतलब क्या है? चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई 8 है तो लंबाई कितनी है? तो मैंने क्या बताया, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, लंबाई आपकी हो जाएगी दुगुनी, यानी लंबाई 8 दूनी 16, तो लंबाई 16, चौड़ाई 8 है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, यानी 16 80 हो जाएगा। ये 16 का 8 में आप गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक इजी सा सवाल पूछा गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? ये भी इजी सवाल आप निकाल सकते हो जल्दी से। अब देखिए रस्सी को 3 भाग में आप बांट रहे हो, जो पहला भाग है इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये कलर आपके सही रहेगा, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, तो पहला भाग है, कोई भी लंबाई हो, x मान लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए, तो पहला भाग कितना हो जाएगा? x/5 हो जाएगा। और दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, पूरी लंबाई आपके x है, पहला भाग आपका ये हो गया x/5, और दूसरा भाग कितना है? दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। अब देखिए सवाल के लैंग्वेज में समझिएगा कि पहला भाग तो पूरी लंबाई का 1/5 है, पूरी लंबाई जब मैंने x मान ली तो पहला भाग x/5 है, लेकिन जो दूसरा भाग है ना वो पहले भाग का 3/2 है। पहला भाग कितना? तो आप कहेंगे x/5 है, x/5 का 3/2 है, वो सेकेंड पार्ट है, तो x/5 का 3/2 यानी गुणा 3/2 कीजिएगा, ये सेकेंड आ जाएगा। तो पहला भाग x/5 है, सेकेंड भाग आप कहेंगे 3x/10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा भाग रस्सी का कितना है? रस्सी का तीसरा भाग पूछा है, वो तो आपको पता नहीं, जब आप योग करते हो तो उस केस में ये तीसरा भाग में मान लेते हो, कोई p भाग होगा तीसरा। अब इन तीनों का योग आपका कितना? रस्सी की टोटल लंबाई है, पहला दूसरा तीसरा 3 भाग ही अलग कर रहे हो, और टोटल लंबाई x जब आपने मान ली है, तो यहां से आप निकाल सकते हो कि p कितना, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, ठीक है। रस्सी x है तो तीसरा भाग ये x का कितना अंश है, तो यहां से आप x निकाल लीजिएगा, ठीक है। p कितना आ जाएगा? p बराबर x माइनस x/5 माइनस 3x/10 है। एलसीएम आपका 10 आ गया, ये आपके 10x माइनस 2x, ठीक है, माइनस 3x है, तो 3x माइनस 2x यानी माइनस 5x है। 10x माइनस 5x करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5x, ठीक है, 5x/10 है। तो p कितना आ गया? 5x/10 यानी p बराबर
x बटा 2 आ गया। p आपके पास x बटा 2 आ गया, यानी जो तीसरा पार्ट आपने p माना था वो x बटा 2 आ गया। रस्सी टोटल x है तो तीसरा भाग x का कितना, आधा ही तो है, x का 1/2 है तो x का आधा है, तो ये आपको तीसरा भाग मिल गया यहाँ से। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 22, दो धनात्मक संख्याओं का रेशियो 3 और 7 दे रखा है और उनका एलसीएम है 231, तो छोटी संख्या क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का, देखिए धनात्मक संख्याओं का जो रेशियो दे रखा अनुपात 3 और 7 है। मैं मान लेता हूँ एक संख्या है वो 3x है, दूसरी है 7x है, ये एग्जैक्ट अपने संख्याएं आ गई। उनका एलसीएम 231 है और छोटी संख्या आपको निकालनी है। एलसीएम का मतलब एक तरीके से इनका गुणनफल ही तो है, जब इनका गुणनफल 231 है, मैं संख्या x मानता ही नहीं हूँ, 3 और 7 मान लेता हूँ, गुणनफल 231 आ रहा है। वैसे गुणनफल आ कितना रहा है, तो यहाँ से आप यदि रेशियो का डायरेक्ट गुणनफल करेंगे तो आप कहेंगे 21 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 231 है, गुणनफल ही एक तरीके से एलसीएम होता है, तो ये 21 है बता रहा है, आना तो 21 चाहिए, आ रहा 231 है, तो आप 21 का भाग देंगे 231 में तो 11 आ जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू आपको 11 मिल जाएगी। छोटी संख्या आपके पास दो वैल्यू है, एक की वैल्यू जब 11 है तो छोटी संख्या कितनी है, 3 है, बड़ी संख्या 7 है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 3 है, एक 11 है, तो 3 गुणा 3 का कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। छोटी संख्या बड़ी है तो 11 गुणा 7 77 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको छोटी पूछा तो आप 33 कर देंगे डायरेक्टली। अगले सवाल की ओर देखते हैं अपन, सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है, निर्वात हो जाएगा, इजी सवाल है, वैक्यूम से। वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दिया गया है अच्युतम नंबूत्री को, मलयालम। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश हैं, वो लैंडलॉक कह सकते हो, स्थलरुद्ध देश हैं, पैराग्वे और बोलिविया देश हो जाएगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है, जो जिला दर्रा हो जाएगा। अब अगला आपके जो गणित का एक सवाल आ रहा है वो देखिएगा, यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इस केस में आपको पहले तो क्या पता होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला हो जाता है, इसको मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले को आपके लिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये होता है बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। यदि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब कह दें तो आप क्या करेंगे, ए प्लस यहाँ पर बी करेंगे और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे। आपको माइनस का याद रखना है, जो सवाल में दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, सेकेंड वाला पूरा प्लस है, सेकेंड में ए माइनस बी है। तो इसमें आपको दे क्या रखा सवाल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 दे रखा। आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कहीं है नहीं, कहाँ यूज़ करेंगे बताता हूँ कहाँ करेंगे। ए प्लस बी 5 दे रखा, आप कहेंगे ये भी नहीं है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो ये ज्ञात करना है, ये आपको पता करना है। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको 625 दे रखा है, ठीक है। अब ए माइनस बी आपको पता नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है 25 है। अब ये सब समीकरण तो आपको पता ही होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है, जो आपको 25 दे रखा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 25 ये हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके स्थान पर 25 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि a माइनस बी आपको लेना है, यहाँ पर क्या आएगा, तो a माइनस बी के लिए आप करेंगे 25 बट्टा ए प्लस बी हो जाएगा, ये इधर लेके आया तो ये कहाँ क्या हो जाएगा 25 बट्टा ए प्लस बी हो गया। अब इसके गुणा में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो आपको निकालना है। अब याद रखिएगा आपको एक वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी की, कितनी 5 दे रखी, तो इसके स्थान पर मैं 5 रखता हूँ, 5 का 25 में 5 बार चला जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना दिए 5 इस साइड आएगा, तो भाग में 625 में 5 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 125 आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया, बिल्कुल इधर इधर संख्याओं का ही खेल है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, जबकि चौथा असंगत है। असंगत कौन सा होगा देखते ही बन जाएगा। मार्कर पेन चौक है, पुस्तक में ही काम लेंगे एक तरीके से आप लिखने में, पुस्तक अलग है आपका। उबंटू है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का सवाल है, सारे कंप्यूटर के सवाल की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो, जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, जिसमें साइंस के सारे सवाल इंक्लूड हैं, तो ये पीडीएफ अभी आप डाउनलोड कर सकते हो। 46 जहाँ से रिपीट हुए सवाल हैं, toptrainingGK.in जो वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब देखिए सवाल है कि सुकन्या समृद्धि योजना है वो क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना का आपको पूछा है, तो बालिकाओं के लिए एक लघु जमा बचत योजना कह सकते हो, लघु जमा योजना कह सकते हो। अगला सवाल यहाँ पर ये रीजनिंग का सवाल आ गया, ये कर लेते हैं कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। क्या बोल रहा है सवाल कि ये तो डायरेक्शन आपको पता ही होगा, सबसे ऊपर उत्तर, फिर ये नीचे दक्षिण है
इधर आपका पूर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम वेस्ट हो जाएगा। मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा है, इसका क्या मतलब है कि मुकेश इस और मुंह करके खड़ा हुआ है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। अब मुकेश बोल रहा है कि आगे जाएगा तो ये इस साइड जाने वाला दक्षिण दिशा में, क्योंकि उसके सामने की ओर दक्षिण दिशा ही है। वो 5 किलोमीटर सीधे चला, मतलब दक्षिण दिशा की ओर चलने वाला कितना किलोमीटर, आप कहेंगे 5 किलोमीटर चला है, तो यहाँ तक मान लेते पहुँच गया। और वहाँ से वो अपने दाईं ओर, दाईं का मतलब वो राइट साइड टर्न कर रहा है, राइट साइड है, जब इसका मुंह इस साइड है, राइट इसका इस साइड हो जाएगा, जो अपन देख रहे हैं उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो वह अब वहाँ से वह दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा है। तो 90 डिग्री जस्ट इस साइड इस प्रकार वो मुड़ गया है, मुड़ा है, और 5 किलोमीटर यहाँ पर भी उसने रनिंग की है, चला है। फिर वह अपनी बाईं ओर, अब बाईं का मतलब है कि वो लेफ्ट साइड टर्न कर रहा है, बाईं ओर 45 के कोण पर। अब 90 करता तो ऐसे करता, लेकिन वो कर रहा 45, यानी इस प्रकार कुछ टर्न किया उसने। और कितना चला है, 3 किलोमीटर, ये 5 है, कुछ 3 चला है, तो यहाँ तक आया होगा कहीं वो, ठीक है, 3 किलोमीटर चला है। अब वो अपनी वास्तविक स्थिति से, वास्तविक स्थिति का मतलब क्या है, वो इस और मुंह करके खड़ा था ना, वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा, तो आप कहेंगे ये जो डायरेक्शन है इस दिशा से किस डायरेक्शन में, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम जो है वो टिक कीजिएगा, यहाँ पर भी ये सही टिक कर रखा है। अगला सवाल लिखिएगा अपन, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगी, काफ़ी बार एग्जाम आया हुआ सवाल है। 2 बसें हैं, एक मुख्य सड़क पर है, ये भी थोड़ा लैंग्वेज बड़ी है, सवाल ईजी है, लैंग्वेज से घबराइए मत, लैंग्वेज जितनी बड़ी होगी इसका मतलब सवाल वो इतना ही ईजी होने वाला है। 2 बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद, तो ये 2 बस मान लेता हूँ, एक ये बस है, एक आपकी ये बस है, इस साइड दोनों ही खड़ी हुई है। अब क्या है, इनके मध्य की दूरी आपको पता है कि 185 किलोमीटर ये डिस्टेंस है इनके मध्य की। अब 185 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया है, ये इस साइड आ रही है, ये इस साइड आ रही है। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है, पहली बस ने क्या किया, 35 किलोमीटर चली, यहाँ पर वो 35 किलोमीटर गई है, याद रखिएगा 35 किलोमीटर चली है। फिर दाईं का मतलब है राइट साइड टर्न किया, इस साइड जा रही है, राइट साइड इसका यही होगा, और 17 किलोमीटर यहाँ पर भी वो चल पड़ी है। इसके बाद ये बाईं ओर मुड़ती है, अब जब बस का मुँह ये है और मुड़ रही है बाईं ओर, अब देखिए बाईं ओर का मतलब है कि वो लेफ्ट साइड में टर्न कर रही है। अब इस बस का मुंह इस साइड है, राइट इसका ऐसे होगा, लेफ्ट इसका ऐसे होगा, तो लेफ्ट साइड में टर्न किया है, यानी इस प्रकार उसने टर्न किया है, लेफ्ट साइड में टर्न तो किया, आगे इसने क्या किया और 42 किलोमीटर चल पड़ी, तो यहाँ से वो 42 किलोमीटर चल पड़ी है तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुँचने के लिए दिशा लेती है। मुख्य सड़क ये है ये दोस्तों, अब इस पर वापस वो पहुँचने के लिए दिशा लेती है यहाँ पर। अब आपको पूछा क्या है कि इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के, याद रखिएगा सेकेंड बस भी इधर से साथ ही साथ चली थी, तो मामूली ब्रेकडाउन आ गया था, रुक गई थी, और दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर है, दूसरी ने कहा मैं तो 36 किलोमीटर ही चली हूँ। अब याद रखना इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी, ये सेकंड बस यहाँ पर आई है, पहली बस दूसरी यहाँ पर, तो इनके मध्य की दूरी ही ज्ञात करनी है। अब ये 185 किलोमीटर है, जब ये 35 है, ये 42 चली है, 35 + 42 आप कहेंगे ये आपके हो गया 70 और 7 77, तो ये 77 किलोमीटर टोटल, ये 35 है ये 42 है, तो ये टोटल कितना हो गया 77 हो गया। अब ये 77 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा टोटल, क्योंकि टोटल 185 है, तो 185 आप माइनस करेंगे तो 108 हो जाएगा ये टोटल। आपको ये दूरी चाहिए, जब ये 36 चली है, ये टोटल 108 है, तो 108 माइनस आप 36 करेंगे तो आप कहेंगे ये तो आपको 72 किलोमीटर मिला है, तो ये दूरी अब है 72 किलोमीटर, ऑप्शन 1 आपको टिक करना था। थोड़ी लैंग्वेज बड़ी है, घुमाया गया था सवाल को। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना क्या है, आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने क्या किया, छात्र इस प्रकार कर रहा है कि 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र को यहाँ पर बोला है कि 50% आपको दोनों पेपर में लाना अनिवार्य है, यानी दोनों पेपर का कुल मिला के आपके 50% होना चाहिए। तो 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में क्या होता है, 40% अंक प्राप्त होते हैं। अब 40% का मतलब कितने अंक मिले हैं, जब 100 का 40 होता है तो 200 का 40 80 हो जाएगा। तो पहले प्रश्न पत्र में फर्स्ट में उनको 80 अंक मिले हैं आउट ऑफ
200 में से। अब सेकंड प्रश्न पत्र की ही बात कर लेते हैं। सेकंड प्रश्न पत्र में परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 का पूर्णांक है, 150 का पूर्णांक है। अब भाई साहब को मिल कितने रहे वही तो आपको ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अब न्यूनतम अंक दोनों प्रश्न पत्र में आपको चाहिए 50% है उसके पूर्णांक का। अब पूर्णांक है कितने का, पहले का पूर्णांक 200 का है, दूसरे का जब आपको 150 दे रखा है यानी पूर्णांक यहाँ पर आपको 350 दे रखा है। आपको 50% चाहिए तो 350 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये तो 175 होगा। आपको अंक लाने हैं 175, आपके आए हुए अंक है पहले प्रश्न पत्र में वो कितने हैं 40%, 200 यानी 80 अंक आ चुके हैं, 175 लाने हैं। तो बचे हुए जो अंक रहेंगे, कितने अंक बचे हुए हैं 175 आपके टोटल अंक लाने थे, 50% अंक लाने थे टोटल पूर्णांक में से, उसमें से 80 तो आपके पहले पेपर में ही आ गए, यानी आपके 95 मार्क्स अब सेकंड पेपर में चाहिए 175 टोटल करने के लिए, क्योंकि 175 माइनस आप 80 करते हो तो सेकंड पेपर में आपको 95 मार्क्स तो लाने ही होंगे। 95 मार्क्स लाएंगे उस केस में आपके 175 अंक हो जाएंगे 350 में से। 350 में से 175 अंक का होना मतलब आपके 50% दोनों प्रश्न पत्र में हो गया है। अब 95% है वो सेकंड प्रश्न पत्र में कितना प्रतिशत हो रहा है, 150 का पूर्णांक था सेकंड में, 95 आ रहे हैं तो 95 भाग 150 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आपको मिलने वाला कुछ 63.33% है। तो न्यूनतम है वो उसको 64% राउंड फिगर में लाने ही होंगे। वैसे ये आ रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 64 करना था, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है डाटा। अब देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न तालिका में से प्रश्न पत्र के स्थान पर जगह लेने वाली है। तो ये आपको लॉजिक बताना है, रीजनिंग का वैसे ये सवाल हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक आप लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा, पोज करके कोशिश करना किस प्रकार लॉजिक हो सकता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 5, 6, 7 है। अब ये सवाल कर क्या रहा है वो देखिएगा। इसका लॉजिक तो एक्चुअल में ये है कि 7 का आप जब क्यूब करते हो, सॉरी स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, तो आप कहेंगे स्क्वायर नहीं, यहाँ पर बड़ी संख्या है, क्यूब ही करना होगा आपको। 7 का आप क्यूब करेंगे तो आप कहेंगे 343 मिल गया आपको, ठीक है 343। अब आपको टोटल 384 चाहिए। अब 7 का क्यूब 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर यानी 36। अब इसमें आप 36 ऐड करेंगे तो 379 हो गया। अब आपको 5 और ये ऐड करेंगे तो 379 में 5 ऐड करेंगे तो 384 आ गए। तो हो क्या रहा है इसमें, लॉजिक कौन सा लग रहा है, लॉजिक लग रहा है कि सबसे पहले तो आपको ये संख्या तो एज इट इज़ लेनी है, सेकेंड संख्या का स्क्वायर करना है और तीसरी संख्या का क्यूब करना है। तो 36 + 343। सेम इसी प्रकार आपको 4 एज इट इज़ है, दूसरी संख्या का आपने स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25 आ गया। तीसरी का आपको क्यूब करना है, 6 का क्यूब कितना होता है, देखिए आप क्यूब वगैरह ये सारे आपको अंगुली पर याद होना चाहिए। 6 का क्यूब ये 216 होगा ना, हाँ 216 है। अब 216 + 25 + 4 है तो 245 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको करना है 3 + 4 का स्क्वायर यानी 16, 5 का क्यूब यानी 125। अब 125 + 16 + 3 करेंगे तो 144 आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आंसर है वो मिलने वाला है। अब देख लेते हैं अपन अगला सवाल। हरीश के मासिक वेतन है वो 45,000 है, उनमें से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 है वो भोजन पर। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे मत कर देना कि 1/3 शिक्षा पर है तो 45,000 का 1/3 कितना होता है, तो इसका तीसरा भाग यानी 15,000 हो जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, ये थोड़ा दो इसको सॉल्व कर देना, ये भी 1/3, ये 2/6 क्या 1/3, आप ऐसे मत कर देना 45,000 का 2/6 फिर भाग दे रहे हो, डायरेक्टली 1/3 तो है, 2/6 यानी 1/3 हो गया है ना। इस प्रकार थोड़ा सा आप दिमाग में माइंड रखना, सवाल में माइंड प्रेजेंट होना चाहिए आपका किस टाइप से ये पूछ रहा है। 2/6 है तो वो भी 1/3 है, तो ये भाग है। शिक्षा पर 15,000 है, भोजन पर भी यानी 15,000 खर्च कर रहा है, अन्य आवश्यकता पर ये खर्च करता है, तो शेष वेतन की वो बचत करता है। तो दो चीज़ों पर खर्च किया, शिक्षा पर, भोजन और अन्य आवश्यकता पर। शेष कितना रहेगा 30, तो ये हो गया, शेष आपका 15 रहेगा, तो शेष बचत यहाँ पर 15,000 रुपये हो गई। ये बिल्कुल ईजी सा सवाल हो गया। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम क्या है, बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में देखिएगा, भारत के निम्न किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, तो ट्रेन 18 है, नई दिल्ली वाराणसी के मध्य है, ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, दूसरी वो कटरा वाली। अगला सवाल, भारत की संसद के द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, 1986 में। नेक्स्ट में देखिएगा, 2400 रुपये के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के इक्वल है। बिल्कुल बेसिक से इजी से सवाल पूछे गए हैं। तो 2400 का जो 12% है यानी 2400 × 12/100
100 है, उसके साथ क्या जोड़े मेरे को नहीं पता, मैं x जोड़ देता हूँ। जो ये योगफल आ रहा है, इन दोनों का जो जोड़ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5400 के 18% के 5400 गुणा 18 भाग 100 है, भाग 100 तो ये डायरेक्ट क्या आ गया 24 गुणा 12 प्लस x बराबर 54 गुणा 18 हो गए, क्योंकि जीरो से ये कैंसिल हो गया। अब इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन किस प्रकार, अब x बराबर कितना हो जाएगा 54 गुणा 18 माइनस 24 गुणा 12। अब इसमें आप कॉमन ले सकते हो कोई चीज़, यदि कॉमन आपको जैसे 12 कॉमन आ जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ से आपका 684 आंसर आ जाएगा। अब आपको जितना इजी हो सके उसको कैलकुलेट करना है। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का क्या मतलब होता है, यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। लोकेटर याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, न कि लोकेशन है। और यहाँ पर ये भी मत कंफ्यूज होना कि रिसोर्स है या फिर कोई अलग टर्म है, तो ये इसकी फुल फॉर्म। अगला, एक सिलेंडर की ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और सिलेंडर का आयतन है। सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सब कुछ खेल हो रहा बेलन का। तो एक सिलेंडर की ऊंचाई आपको h दे रखी है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला 2πr(h) है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपको 528 दे रखा है, और ज्ञात क्या करना है, सिलेंडर का आयतन यानी πr²h आपको निकालना है। ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला रहता है। अब देखिए 2πr(h) आपको 528 दे रखा है, पाई यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, तो इसको वैल्यू लेने ही नहीं है। एच दे रखा है, सबसे पहले तो यहाँ से आर निकल के आ जाएगी। आर कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी 528 भाग 2πh आ गया आपके पास आर की वैल्यू। अब आर यहाँ पे रखना है, आपको मिल जाएगा आयतन। अब पाई आर स्क्वायर करना, तो इन सभी का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, यानी 528 गुणा 528 बट्टा ये भी स्क्वायर करना है, यानी 2πh गुणा 2πh। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ये आर स्क्वायर हो गया, अब मल्टीप्लाई करना है h से। h से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक h तो यहाँ से गायब हो जाएगा, एक पाई तो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब आपके पास क्या रहा है 528 गुणा 528, ठीक है। बट्टे में क्या है, बट्टे में आपको मिल रहा है ये 2 हैं और फिर एक h है और पाई है। h की वैल्यू दे रखी है ना, तो h क्यों ले रहे हैं, 14 लीजिएगा। 2 गुणा 14 गुणा एक पाई है, नहीं पाई का मतलब 22/7 है, 22 और 7 ऊपर चले जाएंगे। यहाँ से इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके यहाँ से, सबसे पहले तो 22 का भाग जा रहा है 528 में, वो 24 बार जा रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 7 का 14 में कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। और फिर यहाँ से आपके आ जाएगा, ये 2 है तो 2 2 6 6 और 24 में ये हो जाएगा 4 बार। अब ऊपर कितने रह गए, 4 गुणा 528, तो 4 गुणा 528। आंसरों में मिसमैच हो रहा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 1 सेकेंड। 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 6 कर दिया ना, यहाँ पर 8 होना चाहिए ना, फिर ऊपर 24 है और इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 528 से, तो 528 3 ये सही हो जाएगा, 1584 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अपन ने जो गुणा किया था 2 दूनी 4 दूनी 6 नहीं कर, जोड़ नहीं गुणा करना था ना, तो 8 हो जाएगा। 8 का 24 में देंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, और 3 का आपको 528 से गुणा करना था, 1584 हो जाएगा आंसर। तो ये आपको फॉर्मूले के बेसिस पर मान रखना था। एक्स व वाई मिलकर एक काम 12 दिन में करते हैं, तो कार्य वाला ये सवाल है, इसको देखिएगा, बिल्कुल इजी सवाल है, बेसिक से जो आपने पढ़ा होगा। एक्स और वाई मिलकर एक काम को 12 दिन में, यानी एक्स प्लस वाई जो आपने पढ़ा वैसे ही करा रहा हूँ मैं आपको। एक्स प्लस वाई है वो 12 दिन में कर रहे हैं, वाई प्लस जेड है वो 18 दिन में कर रहे हैं, और एक्स प्लस जेड कर रहे हैं वो दोस्तों 15 दिन में कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम लेते हो आपका, यानी टोटल कार्य आपको मिलता है इनके एलसीएम से मिलता है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 180 आ जाएगा। 180 टोटल कार्य हैं, इसमें से ये एक दिन ये क्या करता है कि 12 दिन में एक्स प्लस वाई मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 180 टोटल है, 180 में 12 का भाग देंगे, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई एक दिन में 15 यूनिट कर पाएंगे, और ये 180 में 18 का भाग देंगे, मतलब 18 दिन में टोटल करते हैं, कार्य 180 यूनिट है, एक दिन में आप 10 हो जाएगा। अब इसमें आप 15 का भाग देंगे 180 में, तो ये 12 आ जाएगा। तो ये वाई एक्स प्लस जेड एक दिन में 12 यूनिट, वाई प्लस जेड एक दिन में 10 यूनिट, एक्स प्लस वाई एक दिन में 15 यूनिट करते हैं। अब तीनों मिल रहे हैं, तो इन तीनों को आप ऐड कीजिए, कितने एक्स है, 2x 2y 2z, यानी 2 गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये मिलकर कितने करते हैं। अब ये तीनों को ऐड किया है, वो एक दिन में कितने करेंगे, 15 और 10 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 25 होते हैं, 25 और 10 कितने होते हैं, तो 35 + 2 37।
तो ये टोटल कार्य हो रहा है 37 यूनिट। अब 37 यूनिट हो रहा है, ये x प्लस वाई प्लस जेड है, ये दोगुनी क्षमता कह सकते हो, 2 गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। लेकिन आप कह रहे हो x प्लस वाई प्लस जेड एक साथ, तो x प्लस वाई प्लस जेड, जब इनको दोगुना कर रहे थे तो कार्य हो रहा था 37 यूनिट है। अब ये सिर्फ दोगुना नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड है, तो कार्य भी आधा हो जाएगा, 37/2 करेंगे तो ये आपके 18.5 यूनिट कार्य हो रहा है। अब 18.5 यूनिट कार्य हो रहा है, वो एक दिन में हो रहा है, ठीक है। आपके पास कार्य है 180 यूनिट है। टोटल कितने दिन लगने वाले हैं, एक दिन में 18 कर रहे हो, टोटल 180 है, तो 18.5 का भाग दीजिएगा 180 में, तो आपको मिलने वाला है, देखिए पूरा का पूरा तो भाग नहीं जा रहा है, 180 में 18.5 का है, तो वो लगभग आपको दे रखा होगा सवाल में, लगभग कितने दिनों में करते हैं। वैसे ये भाग तो कुछ आपके 9.7 बार जाएगा, तो लगभग ये 10 दिन के इक्वल है, तो 10 दिन में ये लगभग कार्य करने वाले हैं। ये भाग आप इजीली दे सकते हो, लगभग में निकालना है तो डायरेक्ट 180 मानेंगे आप। अगला सवाल, 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में, देना विजय सभी को पता होगा। अगला सवाल, दोस्तों का एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक का अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है। अब देखिए आपको अष्टभुज बनाना है, सबसे पहले तो वो मेरे लिए थोड़ा टेढ़ा खेल में बनाता हूँ अष्टभुज, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए अष्टभुज है वो सही तरीके से नहीं बना है, लेकिन 8 भुजा इस प्रकार वो बैठे हुए हैं। मैं इसको विकीर्ण बना देता हूँ ताकि ये सामने का इसके हैं और ये कुछ इसके सामने का है, ये इसके सामने की हैं, ये इसके सामने की, तो ये 8 जने बैठे हुए हैं अष्टभुज के कोनों पर। अब देखिए क्या व्यवस्था है वो देखिएगा, सभी केंद्र की ओर मुंह करके, यानी इस साइड इस सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मेधा है वो राधा के विकिरणत सामने बैठी है। मेधा मैं मान लेता हूँ ये मेधा है, एम मेधा, ये विकिरण इसका, ये विकिरण सामने जस्ट सामने कह सकते हो, जो राधा बैठी है, ठीक है। मेधा है वो राधा के, मेधा है ये राधा के विकिरण सामने बैठी, राधा को आर से डिनोट कर रहा हूँ। अब देखिएगा आगे क्या बोल रहा है, मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। मेधा है वो सीमा के बाईं ओर, सबसे पहले सीमा मान लेते हैं, ये सीमा है। अब सीमा का बाईं ओर बता रहे हैं तो ये सीमा नहीं होगी, हाँ सही यही होगी, तो इस साइड मूव करके ना, तो इसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये, बाईं का मतलब है वो लेफ्ट साइड में बैठी है। मेधा सीमा के बाईं ओर है, तो मेधा है ये सीमा का मुंह इस साइड है, तो सीमा का लेफ्ट साइड बाईं ओर, जो मेधा बैठी इस साइड मेधा है, सीमा ये है, तो मेधा है वो सीमा के तो बाईं ओर हो गई, तो सीमा ने मैंने इसको डिनोट किया। मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। रमन है वो सीमा के बगल में इस साइड, तो वो मेधा हो जाएगी। अब बगल में उनके पास में बैठा है, रमन है सीमा के बगल में, तो ये रमन, भाई यहाँ पर क्लैश हो रहा कुछ, आर है, आर का मतलब राधा भी है, आर का मतलब रमन भी है, ठीक है। तो आर यानी रमन है, तो रमन है वो सीमा के बगल में बैठ रहा है, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने, मतलब ये इसके सामने गोविंद जी है, तो ये गोविंद हो गए। गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है। अब भाई चंद्रा के दाईं ओर मान लेते हैं ये चंद्रा है, इन चंद्रा के दाईं ओर यानी राइट साइड में गोविंद बैठा, बिल्कुल सही है। शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, ये मत समझ लेना बैठी है, शांति है वो मेधा के दाईं ओर, मेधा है, मेधा का दाईं का मतलब मुंह इस साइड है, तो दाईं यानी इस साइड, तो ये सीमा जी बैठे हुए हैं। तो आपको बोल रहा है कि शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, तो शांति यहाँ पर नहीं है, आपको ही पता, तो शांति यहाँ हो सकती है, शांति का तो पूछे ही नहीं एक्चुअल में, किंतु शशि के सामने बैठी शांति है, हो सकता है यहाँ पर शशि बैठी हुई है, इनके सामने है। चंद्रा के सामने कौन बैठा, भाई चंद्रा कहाँ थी, ये थी, और चंद्रा के सामने ये ऐसे यानी सीमा बैठी है, तो चंद्रा के सामने आप कहेंगे सीमा बैठी है। तो इस टाइप से आपको बनाना था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्यों के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं में सिक्किम। फिर देखिएगा एक ये सवाल पूछा है, इसको बता देता हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्री का 1/sin स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 है, साइन 15/cos 75 है, कॉस 65 प्लस साइन 25 है। मान आपको बराबर आ रहा है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिख जाए इजीली। तो ये कुछ दे रखा सवाल में, थीटा का मान आपको निकालना है, कौन कितना आएगा वो निकालना है। अब ये आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 होता है। इसमें शर्त क्या, ऐसा नहीं साइन स्क्वायर 65 है, इधर साइन स्क्वायर 30 दे रखा, लेकिन थीटा समान होना चाहिए, इधर 65 है तो इधर भी 65 चाहिए, तो ये 65 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला मैच कर रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 1 इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 प्लस साइन 15 कॉस 75 है, तो पता होना चाहिए आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। साइन 15 है, मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस के फॉर्मेट में क्या इसको लिख सकता हूँ, तो आप क्या कीजिएगा, साइन 15 को मैं 90 - 75 कर देता हूँ।
अब 90 माइनस 75 करेंगे तो कितना 15 आएगा, साइन 15 आएगा। ऐसा क्यों किया वो बताता हूँ। नीचे है कॉस 75। अब इसको मेरे को काटना था, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आप सभी को पता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। थीटा 90 माइनस थीटा यानी 75 है, तो ये समान वैल्यू थे। साइन 15 का मतलब मैंने लिख दिया 90 में से 75 माइनस किए हैं। अब साइन 90 माइनस जो 75 या फिर साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसके स्थान पर कॉस 75, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस 75 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके कॉस 75, नीचे भी कॉस 75। अब प्लस देखिएगा कॉस 65 बटा साइन 25। अब कॉस 65 है तो ये मैं कॉस 65 रहने देता हूँ, साइन में ही चेंज करता हूँ। साइन 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 25 को मैं 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ। 90 में से 65 माइनस होंगे तो कितने रह जाएंगे, 25 रह जाएंगे। तो साइन 90 माइनस मैंने 65 लिख दिया। अब इसको 1 हो गया 1/1 प्लस कॉस 75, ये कट गया 1 हो गया। अब देखिए कॉस 65 बटा साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा, इधर भी कॉस 65 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर में √3 टेन थीटा। 1 1 1 यानी 3/√3 टेन थीटा। यहाँ से टेन थीटा आपको कितना मिल रहा है, 3/√3। अब हर का परिमीकरण कीजिएगा, √3 को मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मिल गया आपको 3√3 बटा √3 3 हो गया, 3 से 3 कट हो गया, √3। टेन थीटा की वैल्यू आपको √3 मिल चुकी है। टेन थीटा की वैल्यू आपको टेन थीटा बराबर √3। अब टेन के किस एंगल का मान √3 होता है, 30 का मान तो 1/√3 होता है। आपको पूछा √3 तो किस एंगल का मान सिर्फ √3 होता है, तो वो होता है दोस्तों tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री है वो √3 है, तो 60 यहाँ पर थीटा यदि आप 60 रखेंगे उस केस में √3 आएगा, 60 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नीचे आपको एक कुछ व्यवस्था दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। लेकिन आपको सवाल में क्या एक शर्त दे रखी है, सभी विशेष वर्णों को हटाना। विशेष वर्ण कौन से, जो आपका एक तो ये संख्याएं नहीं हो, सेकंड है जो आपके लेटर्स हैं अल्फाबेट नहीं हो इंग्लिश के, वो विशेष जैसे कि ये आपका विस्मयादि बोधक है, हैशटैग है, स्टार है, इन सभी को आपको हटाना है, ठीक है। इसको हटाते हुए चलना, ऐसे नहीं आप सवाल में हटा रहे हो तो फिर वो टाइम ज़्यादा ले लेगा। डायरेक्टली आपको मान के चलना है कि ये हट चुका है और 10वां लेटर लेना है एक्स के दाईं और 10वें स्थान पर। तो x कहां पर है, x आप कहेंगे ये रहा x, इसके दाईं ओर यानी इसके राइट साइड में 10वें स्थान पर। तो पहले ये तो मानना ही नहीं, पहला तो है ही नहीं, इसको हटा दिया आपने, क्योंकि ऑलरेडी सवाल बोल रहा है कि विशेष वर्ण हटाने हैं। तो पहला तो ये होगा, फिर दूसरा होगा, है सही नहीं, हटा दिया आपने। ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये आपने हटा दिया, छठा है, सातवां है, आठवां ये हटा दिया आपने, नौवां है, ये आपका 10वां आपको पूछा था वो r हो जाएगा, जो आपको सही दे रखा है सवाल में। दो संख्याओं का योग 60 है, मशरफ यानी आपका ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF दे रखा है और LCM दे रखा है, ये 12 है, ये 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। अब संख्याएं मान लेता हूं मैं, x और y है, तो x प्लस y बराबर आपको 60 दे रखा है संख्याओं का योग। अब संख्याओं का व्युत्क्रम का मतलब 1/x प्लस 1/y निकालना है, यानी आपको निकालना है 1/x प्लस 1/y का मतलब क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो xy है और ऊपर आपके y प्लस x हो जाएगा। यानी आपको निकालना क्या है, x ये निकालना है x प्लस वाई बट्टा xy। अब देखिएगा x प्लस वाई तो ऑलरेडी दे रखा है, दो संख्याओं का योग x y आपने माना है, x प्लस वाई 60 दे रखा है, x प्लस वाई 60 दे रखा है। अब इन दो संख्याओं का गुणा आपको नहीं दे रखा है। अब पता होना चाहिए लसप गुणा मसब क्या होता है, तो दो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ से इन दो संख्याओं का गुणा क्या है, 12 गुणा 72 है, तो नीचे में क्या करूँगा 12 गुणा 72 कर दूंगा। इसको आप जब हल करते हो तो ये चला जाएगा आपके 12 का 60 में 5 बार, नीचे 72 है तो 5/72 हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, एक त्रिभुज के कोण आपको 3 कोण दे रखे हैं और त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। इजी सवाल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप कहेंगे 180 होता है। अब तीनों कोणों का योग कर दीजिएगा, ये 2x डिग्री, फिर ये कोण है, फिर ये 3 कोण है। अब 2x प्लस दूसरा कोण कितना है 3x माइनस 8 प्लस तीसरा कोण कितना है 5x माइनस 12, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, तीनों का योग करना है 180 आना है। देखिए 2 और 3 कितने 5, 5 और 5 कितने 10, तो 10x माइनस 8 और 12 दोनों ही माइनस में है तो जोड़ हो जाएगी -20 बराबर 180। ये कितना है 10x है, ठीक है। अब 10x बराबर हो गया 200, ये 20 इधर है 200 हो गए। x बराबर आप कहेंगे तो x बराबर हो गया 20। आपको पूछे क्या है सबसे बड़े कोण की माप,
सबसे बड़ा कोण कौन सा होने वाला है, तो x की वैल्यू आपको 20 रखनी है और देखते चलिए x 20 रखेंगे 2 गुणा 20, तो एक कोण तो आप कहेंगे ये आ गया 40। दूसरा कोण कितना आ गया 3 गुणा 20 यानी 60 माइनस 8 करेंगे तो ये कोण आपके आ जाएगा 52। और तीसरा कोण है 5 गुणा 20 माइनस 12, तो ये आपके हो जाएगा 100 माइनस 12, यानी ये तीसरा कोण है जो कि 88 डिग्री का है, सबसे बड़ा कोण है। बाकी आपको प्रत्येक कोण निकालना ही नहीं, डायरेक्टली देखना, ये 2x है, ये 3x है, मामूली माइनस हो रहा 8 हो रहा माइनस 12, ये 5x है, तो डायरेक्टली x की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री का एक और सवाल आ गया है। इस सवाल में भी मिस्टेक है, किस प्रकार है देखते हैं। 5 साइन 14 डिग्री और सेक के अंदर आपको 76 डिग्री दे रखा है। 3 कॉट 15 डिग्री माइनस कॉट 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू निकालेगा। देखिए सबसे पहले तो पहला ही लॉजिक यूज लेंगे, 5 साइन, देखिए 14 और 76 दे रखा है, इसका मतलब इसका योग कितना है, ये 90 है कहीं ना कहीं, तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब वही खेल हो रहा है आपके 90 माइनस थीटा वाला। तो 5 ये साइन 14 को मैं क्या लिख देता हूँ 90 माइनस क्या कर दिया मैंने 76 लिख दिया, इधर मैं सेक 76 कर देता हूँ। अब यहाँ से आप पहले ही इस वाले को मैं हल कर रहा हूँ एक बार व्यंजक को, 5 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो आप कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 76 गुणा सेक 76, तो ये आपको पता ही होगा, आपस में उल्टे ही होते हैं कॉस और सेक। कॉस 76 को मैं लिख सकता या फिर सेक को ही लिखूंगा, सेक क्या होता है सेक 76 यानी 1 कॉस 76 होता है, जस्ट उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, तो कॉस 76 कॉस 76 आपस में कट हो गई, तो ये हो गया आपके 1 हो गया, तो 5 गुणा 1 तो 1 5 हो जाएगा, तो ये पूरा सेक्शन आपके 5 हो गया। अब इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वैल्यू हो गई 5। अब देखिए सेकेंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू, अब थर्ड देख लेते हैं, इसमें क्या खेल हो रहा है वो बताऊँगा। 2 गुणा tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 गुणा 1 ये हो गया आपके 2, तो ये देखिएगा 1 हो गया 5, ये हो गया 2, ये 5 और 2 7। अब ये डायरेक्टली गुणा में होना चाहिए, माइनस में होगा तो काम बनेगा नहीं, ये 5 था ये 2 था, ये गुणा में होगा। अलग यदि माइनस में करते हो तो फिर आपको कॉट 45 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी आपको, कॉट 15 को आपको लेना पड़ेगा, यानी 45 माइनस 30 करके आपको फिर ये फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी वैल्यू, तो पूरा वो अलग लंबा बन जाता है। जो आंसर दे रखा है वो 10 किस अकॉर्डिंग दे रखा है, वो इसको मल्टीप्लाई ही किया गया है। जब ये इसके मध्य गुणा का निशान होगा तो क्या होगा 3 गुणा का निशान कीजिएगा 3 कॉट 15। अब कॉट 15 को मैं क्या करता हूँ वो 90 वाली टिक लगाता हूँ, 15 75 90 वाली, तो 3 कॉट ये मैं कर देता हूँ 90 माइनस 75 और गुणा कॉट 75। अब देखिए 90 माइनस 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 75 tan 75 गुणा कॉट 75 है, जब जस्ट उल्टे होते हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, ये 5 था 3 था, ये 2 आ गया 5 और 2 7 और 3 10, यानी 10 वैल्यू जब कब आएगी इसके मध्य गुणा का निशान होगा। अदरवाइज ये आप गुणा का निशान नहीं लेते हो माइनस करते हो तो उस केस में 10 नहीं आएगी, वो रूट में ही वैल्यू चली जाएगी, 10 नहीं मिलने वाले, तो ये थोड़ा सवाल में ही मिस्टेक थी। अगला सवाल देखिएगा आप, सवाल है 4 गुणा 38 गुणा 764 गुणा 1256 का इकाई अंक। अब इकाई पूछा नहीं, लास्ट वाला ये आपका इकाई यूनिट डिजिट पूछा है, तो इसमें आप क्या करेंगे इकाई अंक यानी ये लास्ट वाला को ही गुणा करना है, बाकी का पूरी संख्या का आपको गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करने का। तो 6 और 4 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट आता है 24। अब 24 में इकाई अंक क्या आ गया 4 आ गया। अब 4 को आपके 8 के साथ गुणा करना है तो आप कहेंगे 32 आ गया, 32 में से आप 2 लेंगे, 2 का 4 से 7 करेंगे तो 8 आ गया, लास्ट वाली डिजिट आपको 8 मिल रही है, इस प्रकार डायरेक्ट करना है। फिर देखिएगा x/2 प्लस 2/y बराबर आपके 1 हो रहा है, y/2 प्लस 2/z बराबर 1 है, z/2 प्लस 2/x का मान क्या होगा। भाई देखिएगा इसमें थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो फालतू टाइम वेस्ट होगा सवाल में, एग्जाम में वैसे ही आपको पता है सवाल ज़्यादा टाइम कम होते हैं, तो यहाँ पर आपका टाइम फालतू का खराब होने वाला है, क्योंकि वैसे इसके बिल्कुल एक लॉजिक लगाया गया, कुछ नहीं, रीजनिंग में मान सकते हो। इसमें यदि आप लेते हो कि ये समीकरण बनाते हो, क्योंकि x पड़ा है, y पड़ा है, z पड़ा, समीकरण कितने बन रहे हैं 2 बन रहे हैं, वैल्यू आपकी चर वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल आपके पास 3 हैं और समीकरण 2 बन रहे हैं, तो हल होगा नहीं किसी भी कंडीशन में, जब बराबर होने चाहिए। यदि आपके पास चर राशियां 3 हैं, समीकरण 3 बने, उस केस में उन तीनों ही वेरिएबल x y z का मान निकाल सकते हो। यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये लॉजिक किस प्रकार दिखेगा, थोड़ा सा आप इसमें समानता देखिएगा किस प्रकार, x/2 y/2
जेड बट्टा 2, 2/y, 2/z, 2/x। जब भाई दे रखा है इन्होंने कि x बट्टा 2 प्लस 2/y है, x और y क्या है वेरिएबल है, और उस केस में आंसर 1 आ रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दो वेरिएबल चेंज करना है, y/2 प्लस 2/z, 2/2 यही है, 2 यहाँ पर भी 2 ऊपर भी है, यहाँ पर y z इस साइड x पूछ लिया आपको, x y z क्या है, तो ये एक आ रहा है। सेकंड में भी आपको ये एक दे रखा है, तो z/2 प्लस 2/x भी एक होना चाहिए, क्योंकि समान ये आप चल रहे हो समान वैल्यू लेकर, x/2 y/2 z/2 2/y 2/z 2/x। जब ये एक है तो ये भी एक होगा। डायरेक्टली आपको एक टिक करना था, फालतू समीकरण लगाने ही नहीं थे। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबरीमाला मंदिर दोस्तों केरला में है। फिर एक और इजी सा सवाल आपको पूछ लिया है। इस सवाल में आपको जोड़ बाकी आना चाहिए, बाकी है ही कुछ नहीं। अब देखिए 5 सही, ये मिश्र भी नहीं, 5 सही 2/3 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा? 5 सही 2/3 का मतलब क्या है? 5 प्लस 2/3 है। इसको आप एलसीएम 3, बाकी करना क्या होता है? 5 गुणा 3 करना प्लस 2 करना, 15 और 2 17/3 है। अब 17 में 3 का भाग देंगे तो ये कुछ पूरा तो नहीं जाएगा, 5.666 इस प्रकार आगे चलता जाएगा। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है 0.73, तो 0। अब देखिए जो भी ये हल रहता है दशमलव के अंदर, जस्ट आपको जो दशमलव दे रखे पॉइंट दे रहे उसके नीचे पॉइंट रखिएगा, फिर आपको 73 करना है। इसको जब आप ऐड करेंगे 6 और 3 कितने? 9, ये 6 है। अब देखिए 6 और 7 कितने हैं? 13। फिर हासिल की 1 है, तो 6.396 आ गया। अब इसमें से आपको माइनस करना है 6.396, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसमें, तो कुछ नहीं बाकी करनी है। अब 6 में से 3 गए 3, 9 में से 2 7 हो गया, 3 में से 2, फिर 6 में से 3.27, ये आपको डायरेक्टली टिक करना है। अगला सवाल देखिएगा, गोबी मरुस्थल है मंगोलिया चाइना में, यानी एशिया में हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? चाइना में है, मंगोलिया में जो एशिया में पड़ता है। अगला सवाल, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से रेशियो 3:2 दे रखा है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में और शामिल हुई है और रेशियो 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला संख्या सदस्यों की टोटल संख्या क्या होगी? ये एक ईजी सा सवाल और हो गया। एक क्लब में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की, ये आपके फीमेल हैं, ये मेल हैं, इनका रेशियो 3 और 2 का है। अब हाल ही में 300 महिलाएं और ऐड हुई, यहाँ पर फीमेल कितनी ऐड हुई है? तो आप कहेंगे 300। ये जब ऐड हुई है फीमेल, उस केस में रेशियो है 3:2 से 5:2 का हो गया है। देखिए मेल ऐड नहीं हुए, मेल का रेशियो भी चेंज नहीं हुआ। फीमेल ऐड हुई है 3 से 5 हो गया, तो आप क्या कहेंगे? रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 2 का बढ़ रहा है। लेकिन सवाल कह रहा है कि हमने महिलाएं 300 जोड़ी है, आप यहाँ पर रेशियो में 2 बढ़ा रहे हो, इसका मतलब जो 2 रेशियो बढ़ा है वो 300 के इक्वल है। 300 महिलाएं जुड़ी तब 2 बढ़ा है, तो 2 बराबर 300 है, तो 1 बराबर कितना है? 1 बराबर आपके 150 है। आपको पूछा है क्लब में अब महिलाएं, क्लब में पहले 3 थे अब 5 हो गई हैं, 1 की वैल्यू 150 है, तो 5 की वैल्यू कितनी है? तो 5 गुणा 150 आपको करना है, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 750 वर्तमान में फीमेल हो चुकी है। अगला सवाल, श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय का एक परियोजना पूरी की है। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया है। उनकी मजदूरी का रेशियो 5:6 है, और मजदूरी का देखिएगा यहाँ पर ये है आपके श्वेता, ये है हरीश। अब देखिए हो क्या रहा है, श्वेता और हरीश की मजदूरी का रेशियो है, यानी श्वेता को 5 रुपये मिल रहा है, तो हरीश है वो एक दिन में 6 रुपये कमा रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है श्वेता से, ये इसका रेशियो हो जाएगा। अब ये काम भी कम कर रहे हैं ना, देखिए इस परियोजना श्वेता ने 20 दिन, श्वेता कर रही है 20 दिन काम कर रही है, ठीक है, हरीश काम कर रहे हैं 30 दिन। अब इनको टोटल 28,000 रुपये मिले इस योजना में, टोटल 28,000 का बेनिफिट हो रहा है, आपस में बांटना है। लेकिन ये इसको 5 रुपये मिल रहा है, लेकिन काम किसने कितना दिन किया? 20 दिन का किया है, इन्होंने 30 दिन का किया है। इसको भी आप रेशियो में बांट दीजिएगा, इन्होंने काम किया है 2, इन्होंने काम किया है 3। अब ये काम कितना हो गया? इनको 5 रुपये मिल रहा है, 2 काम किया है, 5 गुणा 2 10 रुपये मिलेंगे। इनको ने 6 रुपये मिल रहा है, 3 काम किया है, 6 गुणा 3 यानी 18 रुपये। अब इनका टोटल कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, 18 हो रहा है, यानी इनका हो रहा है 28, 18 और 10 28 हो रहा है। ये टोटल इनको 28 रुपये दोनों को मिल रहे हैं, और टोटल है कितने रुपये? 28,000 है, तो ये 28,000 में 28 का भाग देंगे तो आप कहेंगे ये 1,000 हो गया, ठीक है। अब 1,000 रुपये है एक यूनिट का, मतलब आपको पूछा श्वेता के हिस्से में, श्वेता इधर देखिएगा 10 आ रहा है, एक मतलब 1,000, 10 मतलब 10,000 श्वेता को मिल गई, 18 गुणा 1000 हरीश को मिल गई 18,000। फिर देखिएगा अगला सवाल, राज तरंगिणी के लेखक है, एग्जाम आता है, कलन हो जाएगा। एक वस्तु का लागत मूल्य आपको दे रखा है जो अंकित मूल्य का 75% है। लागत मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्रय मूल्य कह सकते हो। लागत मूल्य अंकित मूल्य का जो प्रिंट रेट का 75% है, आप 100 ही मान लीजिएगा, ठीक है। अंकित मूल्य का 75%, अंकित उसमें मान लेते हैं 100 रुपये,
ठीक है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, लागत मूल्य कितना है, अंकित मूल्य का 75% उसका लागत है, तो 75 करेंगे, 100 का 75% यानी 75 रुपये उसका सीपी है। यदि 15% की छूट दी जाए, अब छूट दी जाएगी किसी को, भाई 100 रुपये उस वस्तु पर लिखे हुए हैं, तो आपको बोल रहे कि 15% का आपको डिस्काउंट मिला, तो उन 100 रुपये पर ही डिस्काउंट मिलेगा, तो कितने पे वो वस्तु उनके आएगी, किसी को बेच रहे हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। अब ये 100 रुपये पर यदि 15% की आप छूट देंगे तो 85 रुपये में आप कहीं ना कहीं बेच रहे हो। जब उसके पास, दुकानदार के पास उसका क्रय मूल्य 75 था, उन्होंने 85 में बेचे, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हो रहा है दुकानदार को 75 और 10 ऐड करेंगे तो 85 हो रहे हैं, 85 माइनस 75 है, 10 रुपये का लाभ हुआ डायरेक्ट है। लाभ उनकी वस्तु कितने में पड़ रही थी, 75 की, 10 रुपये कमाए हैं 75 पे, तो 100 पे कितना ये आपके हो जाएगा प्रतिशत, तो 10 गुणा 75/100 करेंगे तो 25 का भाग देता हूँ, 25 ये आपके 4 बार, ये 3 बार, तो ये कितना हो गया, 40/3 हो गया। अब 40/3 आप भाग करेंगे, ये भी भाग पूरा नहीं जा रहा है, ये कुछ 13.33 इस प्रकार जाएगा, ये लाभ हो जाएगा डायरेक्टली। आपको ऑप्शन सी करेक्ट करना था। अगला सवाल देखिएगा, ये भी एक हल वाला करना ही है, जोड़ बाकी आनी चाहिए आपको। 6/5 ऑफ, यानी गुणाई है ना, ऑफ का मतलब होता है का कहिए, ऑफ कहिए, उसका इतना की इसका गुणा है ये 6/5 ऑफ, यानी 1/3 प्लस 2/4 माइनस 5/6 ऑफ, यानी ये इनके मध्य मल्टीप्लाई है, 3/10 प्लस 12/20 माइनस 1/6। अब इसको आपको हल करना है एलसीएम लेके, तो 6/5 ये एलसीएम लीजिएगा, ये हो जाएगा आपके 12, इस साइड आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ये आपके हो गया 4 और इस साइड हो जाएगा आपके 6। फिर आप -5/6 कीजिएगा। इस प्रकार आपको 20 एलसीएम लेना है, 10 का 20 में 2 और 3 6 प्लस ये आपके 12 है, -1/6 है। इस टाइप आपको जोड़ करते हुए चलना है, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा इस सवाल में है कुछ नहीं, जोड़ बाकी है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। यदि साइन थीटा 3/4 है, कॉस थीटा 5/4 है, तो 1 + tan थीटा बटा 1 - cot थीटा। दोस्तों गलत मत कर देना, 1 - tan मत मान लेना, ये कॉट दे रखा है, जल्दबाजी में क्या करते हो, यहाँ भी tan नीचे भी tan मान मत लेना। देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, याद रखिएगा tan थीटा होता है ये समीकरण फॉर्मूला। तो साइन थीटा जब आपको 3/4 दे रखा है, भाग कॉस थीटा 5/4 करना है, उस केस में आपको tan थीटा की वैल्यू मिल रही है, भाग करना है, गुणा में उल्टा हो जाएगा, 4/5 है, 4 से 4 गया, tan थीटा की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 3/5। अब tan थीटा की 3/5 है, tan और cot आपस में उल्टे होते हैं, नीचे cot दे रखा है, तो cot थीटा कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। cot और tan की वैल्यू जब आपके पास पता है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, 1 + tan थीटा यानी 3/5, ठीक है। अब भाग देना है आपको, नीचे भाग दे रहा हूँ मैं, 1 - 5/3। अब इसको आप हल करेंगे, एलसीएम मैंने 5 ले लिया, तो एलसीएम 5 है, तो 5 + 3 यानी 8/5 हो गया ऊपर, और भाग दीजिएगा यहाँ पर, ये एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 - 5 है, तो इसको आप कह सकते हो -2/3। अब इसको आप मल्टीप्लाई उल्टा करेंगे तब हो जाएगा 8/5 गुणा -3/2, ये भाग में था ना, गुणा किया तो -3 ऊपर 2 नीचे। अब ये हो जाएगा आपके 4 और 3 12, -12/5 ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो ये आप जोड़ कर सकते थे, बाकी वैल्यू निकालनी थी, साइन बट्टा कॉस 10 होता है, ये पता था आपको। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, नहीं का पूछा है, तो स्थायी सदस्य आपको पता 5 संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य हैं। नहीं जापान हो जाएगा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, यूके है, यूएस है, फ्रांस है, रशिया है, ये आपके स्थायी हैं। फिर अगला देखिएगा, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 7 से विभाजित करने पर 6 है, वो रिमाइंडर रहता है। अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है कौन सी, तो आप कहेंगे ये तो ईजी है, 10,000 है, इतना ही पूछा तो आप 10,000 कहेंगे, लेकिन ये तो दूसरी क्लास वाले बता देते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो तो 10,000 है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 7 से विभाजित कर रहे हो आप, 7 से विभाजित कर रहे हो, रिमाइंडर आपको 6 बचना चाहिए, लेकिन ये 10,000 नहीं होगी। आपको पूछा है कि वो कौन सी है, 10,000 तो शुरुआत होती है, वो संख्या 10,000 से बड़ी होगी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10,000 होती है, लेकिन उसको 7 से विभाजित करेंगे तो 6 आपको रिमाइंडर बचना चाहिए। मैं मान लेता हूँ, मेरे को पता नहीं है संख्या, मैं मान लेता हूँ कि 10,000 ही है, तो 10,000 में यदि आप 7 का भाग देंगे तो एक बार भाग ही दे दीजिए भाई, पूरा का पूरा नहीं जाता है, लेकिन आपकी समझ के लिए बता देता हूँ, ये भाग दे के 10,000
भाई 10,000 ही नहीं लिखा जा रहा। 7 बट्टा ये देखिएगा 10 में 7 का भाग देंगे तो आप कहेंगे एक बार गया, पीछे आपका कितना रह गया 3 रह गया। अब 7 का 30 में भाग देंगे तो ये आपकी 4 बार चला जाएगा, ठीक है 28। ये दोनों ही ये आ गया, ये यहाँ आ गया, ये दोनों गए। अब शेषफल 2 है ना, ये आपके आ जाएगा। अब फिर आपके भाग चला जाएगा 7 का 2 बार, 14 है पीछे 6, ये आ गया आपके 0। अब 7 का आप 60 में देंगे तो आपके हो जाएगा 8 बार चला जाएगा 56, पीछे रहा 4। शेषफल यहाँ पर कितना रह रहा है 4 रह रहा है। आपको क्या बता रहा है सवाल कि शेषफल तो 6 चाहिए। जब आप 10,000 में 7 का भाग देते हो उस केस में आपके पास रिमाइंडर 4 रह रहा है, आपको 6 शेषफल चाहिए। इसका मतलब क्या है 2 ज़्यादा रिमाइंडर रहना चाहिए। 2 ज़्यादा कब रहेगा जब 10,000 में 2 ज़्यादा होगा। 10,000 2 होता यदि तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिलता 6, आपको 6 चाहिए। उस केस में 10,000 प्लस 2 करना होगा, 4 आ रहा है, 2 ज़्यादा होना चाहिए। उस केस में आपका 6 रहेगा तो 2 ऐड कर दीजिएगा 10,000 में। 10,002 सबसे छोटी संख्या होने वाली है 5 अंकों की, जिसमें 7 भाग देने पर रिमाइंडर 6 रहता है। किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मेनलैंड सागर तट है? गुजरात में हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने, रोकिए 1 मिनट, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक पश्चिम नमक मार्च शुरू किया है। दांडी गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिले में है, काफी बार बताया मैंने आपको। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका संबंध है वो सेम रहता है जो इसका इसके साथ है। अब देखिए पेडियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है? बाल चिकित्सा विज्ञान है, बच्चों के लिए बाल चिकित्सा रहती है ना, वो पेडियाट्रिक्स है जो चिल्ड्रन के लिए। इसी प्रकार न्यूरोलॉजी किन के लिए है? मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के इलाज के लिए न्यूरोलॉजी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? यूथ गेम्स 2020 खेलो इंडिया गुवाहाटी में हुए हैं। नेक्स्ट 2022 में ये हरियाणा में होंगे। अगला देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो ये वाला आपने देखा ही होगा रीजनिंग का है, तो इसमें कौन सा आएगा? ऐसे सवाल में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको काउंट करना हो कितने रहे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 ये टोटल लेटर्स हैं। 18 में से आपको कुछ अलग अलग पेयर्स जोड़े बनाने हैं। 18 में कितने का बन सकता है? यदि मैं 3 का बन 6 का भाग दूं तो 3 3 के, क्योंकि 3 का भाग 18 में जा रहा है तो 3 किन के पेयर बन सकते हैं इजीली आपकी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को ट्राई करना होगा, और हिट एंड ट्राई वाला ही सिस्टम है। ऑप्शन को आप ट्राई कीजिएगा तो ए का है, ए जैसे कि मैं ये रखेंगे ना तो सी बी बी, फिर बी ए सी, इस प्रकार उल्टा। लेकिन जब इसको आप ट्राई करेंगे सी ए बी हो गया, फिर यहाँ पर सी रखेगा ए सी, उसके बाद बी, ये बी हो गया, उसके बाद सी सी, ये बी। अब आप रख के ट्राई कीजिएगा ये क्या हो रहा है, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी, उसके बाद सी ए बी बी ए सी, ये सही आपका एक क्रम बन रहा है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इससे संबंधित अलग से वीडियो बनाया हुआ है। जितने भी नाभिकीय रिएक्टर हैं आपके 22 रिएक्टर हैं, 7 प्लांट हैं। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? उड़ीसा की है पटचित्र। फिर है कि महारत्न केंद्रीय जो महारत्न कंपनी है उनमें से कौन सी शामिल है महारत्न में? कोल इंडिया लिमिटेड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना है। स्टूडेंट क्या कर देते हैं डायरेक्टली 6 का भाग देते हैं कि 1/6 होता है और 10 आ जाता है। देखिए जब इसमें न्यूटन दे रखा होता है ना, किलोग्राम जब वस्तु का भार होता है ना, भार के केस में वो आपके चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है पृथ्वी का। लेकिन द्रव्यमान किसी भी आप उपग्रह पर या फिर ग्रह पर चले जाएंगे, द्रव्यमान सभी जगह सेम रहता है। तो द्रव्यमान तो सेम रहता है, द्रव्यमान की यूनिट याद रखिएगा किलोग्राम देखने को मिलती है। और जब आपको ये 1/6 करना हो तो उस केस में आपको भार की यूनिट न्यूटन मिलेगी देखने को एक तरीके से। तो 60 किलोग्राम कहीं पर भी है वो 60 kg ही रहेगा। भार के केस में आप न्यूटन में 6 का भाग देते हैं। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है दोस्तों। फिर है 180 भाग 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 2 प्लस, बिल्कुल इजी सवाल पूछे गए, ये आप सॉल्यूशन ही तो करना है। इसमें क्या करना है, 180 है, भाग देना है। सबसे पहले कोष्टक बोडमास का नियम याद रखिएगा। बोडमास कहता है ब्रैकेट को हल कीजिए, फिर आपको भाग गुणा जोड़ बाकी करना होता है। 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। 3 की घात 2 कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना? 9 हो गया। फिर 1 प्लस 37 माइनस 20। अब 8 और ये आपके हो गया 180 भाग कितना हो गया? 9 दूनी 18 प्लस 37 माइनस 20 है तो ये आप कहेंगे एक तरीके से 17 ही हो गया है। अब देखिएगा
180 में 18 का भाग देंगे कितनी बार, 10 बार चला गया, 10 + 17 है, ये आपकी हो जाएगा 27 आंसर। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये भी एक ईजी सा हो जाएगा। देखिए बी के बाद होता तो सी है, लेकिन इन्होंने डी किया। डी के बाद क्या होता है, ई होता है, एफ एक ज़्यादा कर है, एफ के बाद जी होता है, एच किया, एच के बाद क्या होता है, आई होता है, लेकिन वो क्या करना चाहिए, जे एक ज़्यादा करना चाहिए। जे तो आप कहेंगे सभी में है, ये हट रहा है, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट है जेड के बाद क्या माइनस कर रहा है, वाई एक कम किया, फिर वाई के बाद एक्स किया, एक्स के बाद डब्ल्यू किया, डब्ल्यू से कम क्या होता है, वी होता है, तो जे के बाद वी, लेकिन जे वी दो में आ रहा है, यानी तीसरे तक जाना पड़ेगा। ए के बाद बी होता है, लेकिन ये सी कर रहा है, ठीक है। सी के बाद डी होता है, एक ज़्यादा ई कर रहा है, ई के बाद एफ होता है, जी कर रहा है, जी के बाद एच होता है, लेकिन एक ज़्यादा करना, आई करना है, तो आई करेंगे, जे भी आई करते हुए आंसर सही कर देंगे आप। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। फिर देखिएगा 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपये, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो ये आपका सेम हो जाएगा, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बट्टा 100 बराबर SI। तो साधारण ब्याज आपको 680 दे रखा है, ठीक है, और P प्रिंसिपल आपको 3400 रुपये दे रखा है। रेट आपको पता करनी है कितनी होगी, जब टाइम 4 वर्ष का है, तो ये आपको दे रखा है बट्टा 100 680। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रेट ही तो निकालनी है, रेट यहाँ से आप निकाल दीजिएगा, ये R बराबर 680 भाग 34 गुणा 4। यह अब ये डायरेक्ट भाग जा रहा है, 34 गुणा 2 68 है, 20 भाग 4 यानी 5% आपके रेट हो, तो 5% हो गई, ठीक है। अगला सवाल, सामान्य रूप में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे उपयुक्त औसत मान आपको निकालना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में। तो देखिए औसत होता है क्या, औसत को माध्य बोलते हैं आप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में। माध्य है वही एवरेज है। माध्यिका क्या होती है, जब आप बढ़ते क्रम में एडजस्ट करेंगे तो बीच वाला ही सबसे बीच वाला आपको पद है वो माध्यिका होती है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। प्रास क्या होती है, सबसे छोटी बड़ी संख्याओं के मध्य अंतर रेंज रहती है, वो आपकी प्रास रहती है। और अब देखिए माध्य बहुलक माध्यिका के मध्य क्या रिलेशन है, यहाँ से एग्जाम में आपके सवाल पूछा भी गया है NTPC में। तो ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आप भूलना मत। देखिए बहुलक है, शुरुआत बहुलक से करते हैं, ठीक है। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर, बहुलक से शुरुआत की, नहीं, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, क्या माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो बहुलक बराबर 3 माध्य का 2 माध्य माइनस करते हुए बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य है, ये इसका सही फॉर्मूला। फिर अगला देखिएगा, लेखक का मतलब संबंध कलम से है, तो दर्जी का, लेखक लिखने का काम किससे, कलम से, दर्जी कपड़ा बनाने का काम किससे, सुई और धागे से, सुई है। फिर देखिएगा 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया है। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित हुआ है। अब देखिएगा है कितना, 7 और 5 12 120 है टोटल। 50 लड़की 70 लड़कों की कक्षा है, उसमें से संगीत कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं 40% लड़की, यानी 50% तो टोटल है। 50 का 40% निकालना आपको, 50 तो टोटल लड़कियां हैं ना, लड़कियां भाग कितनी ले रही है, इनका 40% है, तो ये 20 लड़कियां भाग ले रही हैं, लड़के 50% ले रहे हैं। लड़के हैं 70 का 50% यानी आधा करना है, 70 का आधा कितना हो जाएगा, आपके 35 हो जाएगा। तो लड़के कितने भाग ले रहे हैं, 35, लड़कियां 20 ले रही हैं। तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा लिया है, तो 20 और 30 50 5 55 जनों ने हिस्सा लिया है टोटल 120 में से। अब एक 55 आप भाग देंगे, ये गुणा करते हुए नहीं निकालेंगे प्रतिशत, तो ये पूरा तो नहीं निकलेगा आपके 55 बटा ये आप करेंगे तो कुछ ये समथिंग आपको लगभग दे रखा होगा सवाल, लगभग कितना है, तो ये कुछ 45 पॉइंट कुछ आता है 8 के करके कुछ, तो ये 45.8 है, तो ये लगभग 40 के इक्वल है। तो लगभग आपको बताना था, एग्जैक्ट फिगर नहीं आई है। उस विकल्प का चयन करें, ये भी आपको विकल्प का चयन करते हुए रीजनिंग का संबंध है रिलेट करते हुए। तो 21 का संबंध 11 से है, तो 31 है, वो किस प्रकार लेट हो रहा है वो बताना है। अब देखिए इसमें कर क्या रहा है वो देखना आपको। 11 है, 11 में से 2 गुणा करता हूँ, 11 दूनी कितने होते हैं, 22 होते हैं, लेकिन 1 कम किया है, 2 गुणे से 1 कम किया है। इस वाली संख्या का दोगुणा 31 से 1 कम कर रहे हैं ना, 1 कम होना चाहिए, यानी संख्या का दोगुणा यदि 32 है तो 32 की संख्या का दोगुणा 16 का, तो 16 यहाँ पर हो जाना चाहिए। 16 का दोगुणा 32 है, लेकिन 1 कम आ गया है 31। इस प्रकार 11 का दोगुणा 22 है, आ रहा कितना, 1 कम आ रहा है 21 है, इसी प्रकार 16 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये एक आपका प्रश्न चिन्ह वाला फिर रीजनिंग का सवाल आया है, 28 8 6
इसको पॉज करके आप लॉजिक निकालिए। मैंने यहाँ पर लॉजिक निकाल दिया है, वो क्या है बता देता हूँ, बाकी पॉज करके आप भी सोचिएगा क्या एग्जैक्ट इसका लॉजिक हो सकता है। लॉजिक ये है दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नीचे का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। ये स्क्वायर करते हो, 6 का स्क्वायर कितना है, 36 हो जाता है। 36 में से आप 8 माइनस करते हो तो आप कहेंगे 28 मिल जाएगा। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर कीजिएगा आप, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब 81 में से आप यदि ये 18 माइनस करते हो तो ये आपको क्या मिलेगा, 63 मिल जाएगा। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर कीजिएगा, 13 का स्क्वायर होता है आप कहेंगे 169। 13 मल्टीप्लाई 13 169 होता है। अब 169 में से एक संख्या माइनस करनी है आपको, 94 रहने वाला है, तो वो संख्या क्या होगी, 169 माइनस 94 हो जाएगी एक तरीके से। तो -94 करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो संख्या 75 है। तो ये लॉजिक है, एग्जाम में आप सभी को नहीं याद, जो एग्जाम के समय आपका कैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो डिपेंड करता है उस समय, लेकिन ये बाद में आप लॉजिक लगा सकते हो, थोड़ा टफ कह सकते हो। सबसे पहले इसका स्क्वायर किया और 8 माइनस किया, 9 का स्क्वायर किया, 18 माइनस किया, 13 का स्क्वायर किया, यहाँ पर किसको माइनस करें कि 94 आ जाए। अब ये आपकी 75 हो जाएगा। फिर देखिएगा पी क्यू और आर का भाई हैं, ये आपस में भाई हो जाएंगे सारे, ठीक है। ये बैठा देता हूँ, पी क्यू और आर का भाई, पी है वो क्यू और आर का भाई है, ये पी हो गया, ये भाई है क्यू एंड आर का, तो पी है क्यू और आर का भाई, ये आपस में भाई हो गए सर। या फिर हो सकता है कि बहन भी हो, पी क्यू और आर का भाई है, इसका मतलब ये बहन फीमेल भी हो सकती है, लेकिन ये तीनों को मान के चलना है कि भाई बहन है। एस आर की माँ है, एस है जो आर की माँ है, इसका मतलब एस है वो क्यू की भी माँ है, पी की भी माँ है, इन सभी की एस क्या है, माँ है। फिर है टी पी का पिता है, टी है वो पी का पिता है, इसका मतलब वो टी है इन सभी का पिता है, पी का भी है, क्यू का भी है, आर का भी ये पिता है, सभी का पिता है टी। जब पी का पिता है तो क्यू और आर का भी होगा क्योंकि आपस में भाई बहन है। तो आपको बोला है कि कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए सत्य में पहला कथन है टी क्यू का पति है, टी यह रहा, क्यू यह रहा, क्यू तो इनके पुत्र है या फिर बेटे बेटी हो सकता है, पति थोड़ा ही है, टी पति है एस का, और एस पी की माँ है, एस है पी की क्या क्यू आर सभी की माँ, इन तीनों के ऊपर वालों की सही है। टी एस का पति है, टी है एस का बिल्कुल पति है, टी क्यू का पिता है, टी पी का पिता है, क्यू का पिता, आर का पिता, ये तीनों करेक्ट है, ये आपको गलत दे रखा है स्टेटमेंट। फिर अगला देखिएगा, यहाँ पर पूछा है वो सेम ही कौन सा स्पेलिंग नहीं बन रही है, तो ये TOUGH है, इसमें आप देखिएगा ओ नहीं है, ठीक है, ओ यहाँ पर नहीं है तो ये स्पेलिंग नहीं बनेगी। फिर अगला सवाल है कौन सा यहाँ पर असंगत है, गिफ्ट है, गिफ्ट पैकिंग होता है रैप करके, ऊपर ऊपर रैपिंग की जाती है, गिफ्ट रैप हो जाएगा। हेड है, हेड आप हेड के ऊपर क्या कैप लगाते हो, और हैंड है, हैंड के ऊपर आप क्या ग्लव्स लगाते हो। पेपर के ऊपर क्या नोट लगाते हो, नहीं, पेपर के ऊपर नोट, ये नोट अलग हो जाएगा, पेपर अलग चीज़ है, उस पेपर के ऊपर क्या आ रहा वो आपको देखना है, ये मैच नहीं कर रहा, बाकी सभी के मैच कर रहा है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की टोटल संख्या है, तो ये आप ट्रिक पता ही होगा। जब इस प्रकार आपको कोई भी आकृति मिले जिसमें जैसे कि ये कितने हैं, 3 लाइन है ना बीच में, 1 2 3, त्रिभुज कितने 1 2 3 4, इन सभी को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10, यानी इसमें टोटल त्रिभुज है 10। इस प्रकार टोटल बंद कितने रहे हैं, 1 2 ये 3 बने, यानी 10 + 10 + 10 30 त्रिभुज तो ये हो गई। अब 30 ये भी एक त्रिभुज है ना, 30 तो ये अलग अलग हो गए सभी में, ये त्रिभुज हैं, इसमें भी 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30 है। अब बीच वाला ये भी एक त्रिभुज आप देख लो तो ये 31 है, ये बड़े वाला भी एक त्रिभुज है तो ये 32 है, टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 32 हो गए। अब अगला देखिएगा, 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो ये 5 छात्र, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, 5 छात्र एक पंक्ति में एक ही रो में बैठे हुए, इस प्रकार एक ही पंक्ति में है वो। सुनील न तो आस्था की और न ही श्याम के बगल में बैठा है, तो सुनील को हटा ही देते हैं, कौन किसके पास में, आस्था श्याम के बगल में बैठी है, तो वो पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। अब थोड़ा ये सही है ना, आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी, बाएं सिरे पर कौन बैठी, आस्था, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये है राइट हैंड, दायां का मतलब है राइट, बायां का मतलब है लेफ्ट, कंफ्यूज मत होना। आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है, आस्था है पंक्ति के बाएं सिरे पर, ये आपके आस्था विराजमान है यहाँ पर, श्याम के बगल में, यानी श्याम भी इनके जस्ट पास में ही होगा, श्याम भैया श्याम के बगल में, और पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी तो पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा दिया आस्था को। सुनील मंजित के बगल में बैठा है, मंजित पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, मंजित है
ये मंजित भाई पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा है। इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठे हैं ये आपको देखना है। देखिएगा क्या बोल रहा है, सुनील मंजित के बगल में बैठा है। अब मंजित है, ये मंजित ठीक बीच में है। टोटल है कितने, आस्था, मंजित और सुनील हैं, श्याम हैं, अमिता हैं, ये सभी हैं। तो देखिए बीच में कौन है, मंजित हैं। इधर आपके आस्था आ गई, श्याम आ गई, मंजित आ गई। तो मंजित को अपन ने पंक्ति के ठीक बीच में रख दिया और सुनील है वो मंजित के बगल में। तो हो सकता है कि सुनील यहाँ पर भी बैठा हो मंजित के बगल में या फिर सुनील यहाँ पर भी हो। लेकिन क्या दे रखा है, अमिता के बगल में नहीं बैठा है। तो सुनील यहाँ है, अमिता यहाँ रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनील है यहाँ पर, वो अमिता के बगल में नहीं है, मंजित के बगल में है। और इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठा है, तो सुनील के बगल में कौन है, मंजित है, श्याम भैया है। भाई अमिता भी है सवाल में, क्या गलत कर दिया। इस सवाल को दोबारा करते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए सवाल में अपन ने मिस्टेक क्या की, तो पहली कंडीशन है वो देखी ही नहीं। पहली कंडीशन देख लेते तो इजी हो जाता, मैंने डायरेक्टली आगे ले लिया था। तो सवाल में एक्चुअल में कंडीशन है कि आस्था श्याम के बगल में बैठी है। पहली कंडीशन देख ले, उस बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं, आस्था श्याम के बगल में बैठी है और पंक्ति के बाएं सिरे पर। ये पूरी आपकी रो है, ये आपका लेफ्ट सिरा है, ये राइट सिरा है। आस्था क्या है, पंक्ति के बाएं सिरे पर है। तो ये तो आस्था विराजमान है यहाँ पर, ठीक है। शुरुआत में आस्था बैठ गई यहाँ पर, पंक्ति के बाएं सिरे पर है। और क्या देर का, आस्था श्याम के बगल में। इसका मतलब आस्था के इधर तो श्याम होगा नहीं, बगल में है तो श्याम यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि आस्था अपने आप में एक सिरे पर बैठी हुई है। तो श्याम के बगल में, तो श्याम जस्ट इनके पास में है, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है, सुनील मंजित के बगल में बैठा है। मंजित पंक्ति के ठीक बीच में। टोटल है कितने, 5 जने हैं। मंजित यहाँ पर है बीच में, 2 इस साइड आ जाएंगे, 2 इस साइड आने वाले हैं, तो टोटल 5 हो गए। मंजित, ये मंजित भाई बीच में बैठ चुके हैं, ठीक है। अब क्या दे रखा है, मंजित पंक्ति के ठीक बीच में। सुनील है वो मंजित के बगल में। अब सुनील है वो मंजित के बगल में बैठा है, तो सुनील कहाँ बैठ सकता है, दे रखा है कंडीशन, सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में। मतलब सुनील इधर तो नहीं भटकेगा, सुनील इस साइड है, आस्था और श्याम के बगल में नहीं है। पहले ही सवाल में कंडीशन दे रखी है, न तो आस्था और न ही श्याम के बगल में। आगे दे रखा है कि सुनील मंजित के बगल में। जब मंजित बीच में आ गया और सुनील यहाँ पर बैठेगा, पक्का है सुनील मंजित के बगल में बैठा है। मंजित पंक्ति के ठीक बीच में है। अमिता बैठा है और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा। मंजित अमिता के बगल में नहीं, तो अमिता वो बच गई, वो यहाँ पर आ जाएगी, जो मंजित इनके पास में नहीं। पूछा क्या है, कौन सुनील के बगल में है। सुनील भैया के एक तो है मंजित बगल में, एक है अमिता बगल में। तो मंजित और अमिता, इस प्रकार ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। चार अक्षर दिए गए हैं और 3 एक समान है, चौथा यहाँ पर असंगत है। अब देखिए, आई के बाद जे उसके बाद के एल, इस प्रकार ले रहा है ये, ठीक है। ए के बाद बी यहाँ पर होना, लेकिन यहाँ पर बी है, फिर सी डी हो रहा है। एम के बाद ई, ये लीजिए क्योंकि ये अलग लॉजिक है। ई के बाद एफ के बाद जी एच हो रहा है। इसका मतलब एम के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। इस प्रकार एम एन के बाद क्या होना चाहिए, ओ के बाद होना चाहिए पी। तो ये एग्जैक्ट होगा जिस प्रकार ऊपर वाले हैं नीचे वाला है, ऊपर वाले नीचे वाले की आई के बाद जे एक छोड़ करे, तो एम के बाद ओ नहीं, एम के बाद क्या होगा, एम एन होता है, तो एन यहाँ पर हो जाएगा। फिर एन के बाद ओ है, जैसे जे के बाद के आगे आया तो ओ आ गया आगे, फिर पी आएगा, ठीक है, ओ पी। तो इस प्रकार ये गलत है, एम एन पी ओ नहीं होगा, एम ओ एन पी होना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 5 के बाद 10, 17, 26 ये कर क्या रहा है, एक्चुअल में आप देखेंगे तो स्क्वायर का एक ऐड हो रहा है। 2 का स्क्वायर किया तो 4 के साथ एक ऐड 5, फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर किया 9 के साथ एक ऐड 10, 4 का स्क्वायर कितना 16 के साथ एक ऐड किया 17, 5 का स्क्वायर 25 के एक साथ 26, 5 के बाद 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, एक ऐड करेंगे 37। ये इसका सही लॉजिक है। अगला सवाल, कथन निष्कर्ष देखिएगा। कथन क्या कह रहा है, सभी गुलाब लाल हैं, ठीक है, सभी गुलाब लाल हैं। ये आपका गुलाब हो गया, टोटल गुलाब ये हैं, ये पूरे के पूरे लाल हैं, ठीक है, ये लाल है, ये पूरे के पूरे लाल के अंदर आ जाएंगे। एक निष्कर्ष आ रहा है, सभी लाल गुलाब है। सभी लाल गुलाब कहाँ, ये लाल बचे हुए गुलाब तो ये इतने ही है। सभी गुलाब लाल है लेकिन सभी लाल गुलाब नहीं, तो सेकेंड तो निष्कर्ष गलत है। अब देखिएगा,
कुछ लाल पेंट हैं। अब कुछ लाल रंग हैं और सभी रंग पेंट हैं, इन दोनों को आपस में रिलेट कीजिएगा। कुछ लाल रंग है, ठीक है, सभी नहीं है, कुछ, ये आप मान लेता हूँ लाल है, ये रंग है, तो कुछ लाल रंग है और कह सकते हो कुछ रंग लाल हैं। सभी रंग पेंट है, ये पूरे के पूरे रंग क्या है, पेंट हैं, सभी रंग पेंट हैं। तो कुछ लाल पेंट है, कुछ लाल बिल्कुल पेंट है, ये सभी रंग जब पेंट है तो कुछ लाल पेंट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ये कुछ लाल है और ये पेंट भी हो रहे, तो कुछ लाल पेंट जरूर है। निष्कर्ष ए आप सही निकाल सकते हो, ये दोनों को कुछ लाल रंग है और सभी रंग। अब देखिए कुछ लाल क्या है, रंग है, और सभी रंग पेंट है, तो रंग ऑटोमेटिक सारे के सारे पेंट हो गए, तो कुछ लाल पेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ लाल पेंट हो जाएगा, डायरेक्टली आपको बनाना ही नहीं है वेन डायग्राम। दिए गए विकल्पों में से ये सेम क्वेश्चन मार्क वाला है, सवाल क्या पढ़े, 69 55 26 13 हो रहा है, इसमें क्या लॉजिक लगा रहा है वो दिखेगा, लॉजिक देखना आपको, पोज करके देखिएगा आप, मैं बता देता हूँ बाकी। तो इसमें क्या कर रहा है ये कि 6 और 9 को मैं गुणा करूं तो कितना आता है, 54 आता है, लेकिन आगे वाला आ रहा 55, यानी 1 प्लस हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 5 का गुणा करते हो आ कितना रहा, 25, लेकिन नेक्स्ट वाला एक ऐड होके हो रहा है, 26 हो रहा। अब 2 और 6 का गुणा करते हो होना कितना चाहिए, 12, नेक्स्ट आपके 13, एक ज़्यादा लेना है। अब 1 और 3 का गुणा करेंगे आपके होगा तो 4, लेकिन आपको क्या एक ज़्यादा लेना है, सॉरी 2, 1 और 3 का है ना, 3 ही होगा गुणा करने पर, एक ज़्यादा लेना है तो वो 4 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है, नहीं इजी तो नहीं रहेगा, आपको एग्जाम के वक्त इस टाइप से आप माइंड नहीं लगा सकते हो अपना। 6 और 9 का गुणा कर रहे हो, 54 के साथ 1 ऐड किया, तब नेक्स्ट संख्या आई 5, जो भी आपको दे रखा उनकी संख्याओं को गुणा कीजिए। 5 और 5 का गुणा करेंगे 25, एक ज़्यादा हो रहा। 2 और 6 का गुणा करेंगे 12, एक ज़्यादा। 1 और 3 का गुणा करेंगे 3, एक ज़्यादा लेकर आंसर करना है, तो 4 हो जाएगा नेक्स्ट संख्या। फिर अगला सवाल है, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमश बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है, तो ये आपका स्थान वाला हो जाएगा। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान, तो ये एक पूरी रो है, ठीक है। दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमश, देखिए ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को आप बोलते हैं बाईं ओर, ये आपकी राइट साइड है जिसे आप बोलते हो दाईं ओर, ठीक है। अब देखिएगा सवाल बोल रहा है दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमश बाईं ओर से 14, दीप्ति का सबसे पहले होगा बाईं ओर से 14वां, यानी दीप्ति यहाँ कहीं है 14वें स्थान पर, ये बाईं ओर से तो इस साइड से दीप्ति है 14वें स्थान पर। और 9वां स्थान किनका है दाईं ओर से, वो है मोहन का, दाईं ओर से 9वां इस साइड कहीं मोहन विराजमान है, ये आपकी दीप्ति थी, दीप्ति ये है, मोहन है जो 9th पोजीशन पर है मोहन, ठीक है, ये मोहन है इस साइड से जो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, बाईं ओर से 14वें पर दीप्ति है, ये क्रमश है। यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हो क्या रहा है, मोहन आ रहा है इस साइड और दीप्ति आ रही है इस साइड, आपस में स्थान बदला, तो उस केस में क्या हुआ, ये स्थान चेंज हुआ, आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो मोन दाईं ओर से 21वां, अब मोन है ये दाईं ओर से राइट साइड से 21वां, तो मोन बता रहा है कि इस साइड से अब वो 21वें स्थान पर हैं। और अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्ति, अब ये इस साइड से 21वें स्थान पर है, पहले जो इस वाला व्यक्ति जो भी था वो 14वें स्थान पर था, तो ये स्थान इस साइड से 14वां, इस साइड से 21वां, पंक्ति में व्यक्ति कितने हो गए, 14 + 21 - 1 करते हो आप, क्योंकि 2 बार तो ऐड नहीं करेंगे, जो इस साइड वाला होगा, इस साइड से 14 है, इस साइड से 21 है, तो पंक्ति में टोटल कितने हो गए, 14 + 21 - 1 करेंगे आप, तो ये आपके हो जाएगा टोटल पंक्ति में 34 हो जाएगी। तो 34 तो पंक्ति में टोटल है, इस साइड से 14, फिर आपने ऐड किया 21 में, दोनों को एक बार ही ऐड करना, तो एक माइनस मैंने कर दिया, 34 हो गई। पंक्ति में टोटल 34 यहाँ से आपको आ रहा है, पंक्ति में कुल वाला ये लास्ट वाले 34 ही है, तो आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन करेंगे। लेकिन मैं बता भी देता हूँ, सेकंड जो पूछा है, बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, बाईं ओर इस साइड से, अब दीप्ति जो वर्तमान में ये वाली पोजिशन पर है, बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, जो टोटल पंक्ति में यदि 34 व्यक्ति हैं, दीप्ति इस साइड से 9th स्थान पर है, तो आप क्या करते हो, ये आप 34 - 9 + 1 करेंगे, तो 34 - 9 + 1 करेंगे तो 26 आपके आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल पंक्ति में 34 है, इस साइड से 9th स्थान पर है, तो इस साइड से वो कौन से स्थान पर होगी, सेम कंडीशन है, तो प्लस यहाँ पर एक ज़्यादा करने पड़ेगा, दोबारा दोनों को काउंट कर रहे हैं, तो 34 - 9 + 1 करेंगे तो ये 26वें स्थान पर है। इस टाइप से आप इसको निकाल सकते थे। फिर अगला और रीजनिंग का एक टफ सवाल कह सकते हो, टफ तो नहीं, 97 86 101 89 107, ये ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। इसमें क्या कर रहे हैं,
ये 97 में से कितने माइनस किए, तो 86 आ गए आपके। तो आप कहेंगे ये कुछ 11 माइनस किए, 11 क्या किए हैं, माइनस किए हैं। अब 101 86 में कितने जोड़े, तो 101 86 में 101 आ रहा है ना, हाँ ये आपके 15 ऐड किया इन्होंने, कितना 15 ऐड किया है, यहाँ पर 15 ऐड है। अब 101 में से कितने माइनस किए, तो 89 आ गए। 101 में से माइनस किए इन्होंने 12, तो ये -12। इसी क्रम में ये कितना ऐड करेंगे, 107 आ जाए, तो 107 माइनस आप 89 एक तरीके से करेंगे तो 18 ऐड किया इन्होंने, ठीक है, 18 ऐड किया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्रम में क्या होना चाहिए, -11 हुआ है, ठीक है, फिर -12 हुआ है। अब नेक्स्ट माइनस कितना होगा, 13। अब 107 माइनस आप 13 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 94। 94 इसमें ही है और किसी में नहीं, डायरेक्ट टिक कर सकते हो। नेक्स्ट आपको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या देखना है यहाँ पर कि नेक्स्ट में आपको करना है +15, ठीक है, +18। इसी प्रकार आपको करना है +21 करना है। तो यहाँ पर 94 + 21 आप कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 115। ये वाला ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, ये आपके क्यूब वाला हो गया, घन वाला। इसमें जूम कर देता हूँ। पूछा है ब्लैक के सामने क्या लिखा है, तो आपको इस क्यूब वाले में देखना क्या होता है, कॉमन देखिएगा जो भी देगा। सबसे पहले ब्लैक वाला देख लीजिएगा ना, ब्लैक कहाँ पर दिख रहा है, ये आपका ब्लैक है। और आपको कॉमन किस में दिख रहा है, इस वाले में ब्लू है, येलो है, और ब्लू येलो ब्लैक ब्लू ये वाला, ठीक है। अब इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इन दोनों को मैं ले रहा हूँ। ब्लू के बाद क्या आ रहा है, पर्पल आ रहा है, पर्पल के बाद ऑरेंज आ रहा है, फिर ये इसी रोटेशन रहेगा। तो ब्लू आ गया, ब्लू के बाद आ रहा है पर्पल, पर्पल के बाद आ रहा है ऑरेंज, तो ऑरेंज आ गया। इसी प्रकार ये नीचे है ब्लू, इस प्रकार आप रोटेट इसको भी करेंगे घड़ी की दिशा में। तो ब्लू के बाद क्या आ रहा है, येलो, येलो आ रहा है, येलो के बाद ब्लैक आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ब्लू के सामने तो कोई दिक्कत नहीं, पर्पल के सामने येलो है, ऑरेंज के सामने क्या है, ब्लैक। आपको ब्लैक के सामने पूछा, ब्लैक लिखा, उसके सामने क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज आपका आंसर हो जाएगा। ऑरेंज देख लीजिएगा, ये ऑप्शन 3 करेक्ट। अंतिम सवाल देखिएगा, ये भी एक रो वाला, ये जो बैठे हुए हैं, देखिए 5 लड़कियां बीना, लीला, मीना, रीना, टीना है, सभी का नाम देखिएगा। कोई खेल खेल रही हैं, वे उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं, यानी ये आपका रो है, इस साइड इनका मुंह किया हुआ है, और एक रो में ये बैठी हुई है एक पंक्ति में उत्तर की साइड में मुंह करके। अब देखिएगा, मीना पश्चिमी छोर पर बैठी है। मीना क्या है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मीना है वो पश्चिमी छोर पर बैठी है, तो ये एम है, मीना इस साइड बैठ चुकी है, पश्चिमी छोर पर बैठी। और टीना पूर्वी छोर पर, इस साइड तो आ गई टीना, इस साइड आ गई मीना। टीना पूर्वी छोर पर बैठी है। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में है। लीना और रीना जो भी है मैं मान लेता हूँ इसको बाद में, लेकिन ये बगल में पास पास है। लीना और रीना है, ये लीना है, ये रीना, ये आपस में पास पास में बैठी हैं, एक दूसरे बगल में बैठी हैं। बीना लीना के दाईं ओर, एक बीना है वो लीना के बाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड में। बीना है लीना के बाईं ओर, तो ये बीना हो सकती है। लीना के तो ये लेफ्ट साइड में बैठी हुई, क्योंकि लीना का मुंह उत्तर साइड में है ना, ध्यान रखें इन सभी का उत्तर साइड में है। तो बीना है वो लीना के बाईं ओर, लीना के बाईं ओर, बिल्कुल सही है। और मीना के दाईं ओर, मीना के दाईं ओर देख रहे हो, मीना के दाईं ओर है बीना, बिल्कुल सही है। पूर्व छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, 5 लड़कियां आ गई है ना, हाँ। पूर्व छोर से दूसरे स्थान पर, पूर्व छोर पर टीना है, टीना से दूसरे स्थान पर ये आर का मतलब रीना बैठी हुई है। ये आपके हो गए टोटल 100 सवाल जो आपके प्रथम पारी में एग्जाम हुआ था। तो ये 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए टोटल 100 सवाल, जिसमें रीजनिंग के 30, जीके के 40 और मैथ के 30 सवाल का एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैंने ट्रिक सहित बता दिया है। देखिए आप कहेंगे 1 घंटे का आपको समय 90 मिनट का मिलता है, और 1:30 में आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। बाकी वीडियो को समझाने में टाइम लगता है। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। मैं आपको और भी इस टाइप से सारी शिफ्ट का सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। पीडीएफ फाइल आपको जल्द ही ऑल 133 शिफ्ट की जो ऑफिशियल पीडीएफ फाइल वो टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप यदि toptrainingGK.in वेबसाइट पर विजिट करते हो, तो जो भी आपको प्रीवियस एग्जाम में जीके के सवाल एसएससी रेलवे के पूछे गए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए सेट के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।